Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. 2 more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. 2 first में और करें. कल्याणी, Saeed, Ankit, Saini, Arjun and others. The answer is just we move forward. यानी शुभम, रेवती. 3% लोग बड़े नहीं देख सकते तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करो, क्रोम ब्राउजर यूज करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड से योर देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है वो पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए चैट बॉक्स के फर्स्ट सेक्शन में. फिर बुधवार को मैं जवाब अपलोड करता हूँ. तो हम लोग देख रहे थे बजट. बजट का हमने अब तक रेवेन्यू पार्ट कंप्लीट किया कि उसमें क्या होता है. इनकम इनकम 2 जात की होती है. टैक्स में पैसा आया. दूसरा नॉन टैक्स का हो सकता है, जैसे रेलवे का टिकट बेचा, सरकार ने सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट में से हिस्सा मिला जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड. और सामने सरकार के खर्चे भी होते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने पुराने लोन पर ब्याज चुकाने, जो गवर्नमेंट ने गरीबों को सब्सिडी देनी है, जो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले थे उनको पेंशन देना है, ये सब में सरकार के खर्चे भी रहते हैं. उसमें भी सब्सिडी इज अ बिग अमाउंट हमने देखा था. मतलब 2 बड़े अमाउंट उसमें क्या थे. एक ब्याज का पैसा जाता है करीब 12 लाख करोड़, सब्सिडी में 4 लाख करोड़. उसमें भी फूड, फर्टिलाइजर, एलपीजी सब्सिडी वो प्रमुख है, उसमें ज़्यादा पैसा जाता है. तो आज हमें बात करनी है ये सब्सिडीज की. उसका हैंडआउट भी ब्लैक मनी वाला है, उसी के अंदर सब दिया है. तो वी आर गोइंग टू लुक एट सब्सिडी के टाइप्स, इफेक्ट्स, लीकेजेस. कुछ डेटा ट्रेंड की बात हम करें. जब बारिश होती है तो बड़ी कार वालों ने क्या डिसाइड किया होता है कि पानी उड़ा के जाना है, सामने वाले को परेशान है. इसलिए अभी समर चल रहा है तो धूल उड़ा के जानी है ताकि सामने वाला सांस नहीं ले सके. दैट इज द आइडिया ऑफ ऑल द बी कार ओनर्स. हाँ, सब्सिडी क्या है. देखिए, टैक्स क्या चीज होती है जो सरकार आपसे लेती है. सब्सिडी वो चीज है जो सरकार आपको देती है. टैक्स इज अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन इम्पोज बाय द स्टेट. कि मान लो आप 12 लाख तक तो इनकम टैक्स है नहीं, आप 15 लाख 25 लाख का तो जफ मार के भरना पड़ेगा वरना सजा होगी. सो दैट इज टैक्स. रिफ्यूजल टू पे द टैक्स इज पनिशेबल. ऑन दी अदर हैंड सब्सिडी क्या है. सरकार द्वारा आपको कोई लाभ दिया जाता है, कोई बेनिफिट दिया जाता है. आदमी को भी मिल सकता है. जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया तो इसका मतलब प्रीमियम फ्री हो गया आपका, तो वो सब्सिडी है. अब यहाँ पर पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सब्सिडी. कि वो कहे नहीं मुझे मुफ्त का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे फसल बीमा नहीं चाहिए, ही कैन रिफ्यूज. उसकी कोई सजा नहीं है. टैक्स डज नॉट प्रॉमिस एनीथिंग. आप कॉफी शॉप में जाते हैं, पैसा देते तो कॉफी मिलेगी आपको. लेकिन मुकेश अंबानी ने इनकम टैक्स भरा तो सरकार उसको कुछ स्टैम्प पेपर पे प्रॉमिस नहीं करती है कि जब आपकी बीएमडब्ल्यू जाएगी तो मुंबई की सड़कों पे गड्ढे नहीं होंगे, मुंबई में फ्लड्स नहीं आएंगे. ऐसा कुछ है नहीं. तो आप टैक्स भरें, उसके सामने आपको कोई भी सर्विसेज या गुड्स की सरकार प्रॉमिस नहीं देती है कि उसके मुकाबले आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, हॉस्पिटल मिलेगा. कुछ प्रॉमिस नहीं है. ऑन दी अदर हैंड सब्सिडी में स्पेसिफिक बेनिफिट प्रॉमिस किया है कि जैसे पीएम किसान स्कीम है, उसमें 6,000 रुपए मिलेंगे तो मिलेंगे, प्रॉमिस है. तमिलनाडु में कुछ अन्ना अन्ना के अम्मा कैंटीन है तो उसमें 1 रुपए में इडली मिलेगी तो मिलेगी. तो यहाँ पर स्पेसिफिक बेनिफिट आपको प्रॉमिस किया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ सब्सिडी. सब्सिडी के प्रकार. कुछ आपको सीधी कैश में मिल जाए, जैसे पीएम किसान स्कीम है उसमें 6,000 रुपए सीधे देते हैं. वो हम पिलर 4 एग्रीकल्चर में देखेंगे. एलपीजी की सब्सिडी मान लो 200 रुपए, वो आपको सीधी दी जाती है बैंक खाते में, पिलर 5 में देखेंगे.
कुछ सब्सिडी काइंड मतलब वस्तु के रूप में दी जाती है। स्कूल के बैग्स, यूनिफ़ॉर्म, मुफ़्त में टेक्स्ट बुक्स, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन, फ्री इंश्योरेंस। तो ये आपको इंश्योरेंस तो हालाँकि सर्विस जैसी चीज़ है, पर बाकी सब चीज़ें आपको वस्तु के रूप में मिलती है। तो ऐसी भी सब्सिडी हो सकती है। कुछ इनडायरेक्ट सब्सिडी हो सकती है। मान लो आपको सरकारी कॉलेज में फीस हो ₹4000 और प्राइवेट कॉलेज के अंदर मान लो फीस हो ₹50,000 पर सेमेस्टर। तो सरकारी कॉलेज में भी चलाने का खर्चा तो है ना, लाइट बिल है, प्रोफ़ेसर को सैलरी देना है, पर फिर भी आप कम पे करें। इसका मतलब क्या? उन प्रोफ़ेसर्स को जो सैलरी गई, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन चला, जिसमें ये बाकी जितना भी सपोज़ 46,000 वो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली उनको दे दिया है ताकि आपको वो चीज़ या वो सर्विस सस्ते में मिले। उसी तरह फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, किसान को 2% मान लो भरना है, तो बाकी 98% तो गवर्नमेंट भर रही है, तो ये भी इनडायरेक्ट सब्सिडी है। देन रेगुलेटरी सब्सिडीज़ हम लोग आगे पिलर 5 में देखेंगे कि मान लो गवर्नमेंट कहे कि कोई बिज़नेसमैन को अपनी फैक्ट्री में बिजली चाहिए तो ₹15 पर यूनिट, कोई मिडिल क्लास को अपने घर पे बिजली चाहिए मान लो ₹5 पर यूनिट, कोई फार्मर को अपने खेत में सब्सिडी चाहिए ₹0 पर यूनिट। तो ये तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन ने ही सस्ता करा दिया, मुफ्त में दिलवा दिया। तो वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो उसके द्वारा दी गई वो क्या है, रेगुलेटरी सब्सिडी। उसका क्या अच्छा बुरा होता है वो पिलर 5 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। प्रोक्योरमेंट सब्सिडी, मान लो बाजार में भाव चलता हो कि गेहूँ ₹1000 पर गवर्नमेंट फार्मर को कहे तुमसे ₹1500 में हम खरीद लेंगे। तो सरकारी खरीद जो की जाए, तो उसमें मान लो सरकार लॉस पे भी खरीदती है कुछ बार, ताकि किसान का भला हो सके, तो वो क्या है, प्रोक्योरमेंट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन, वो पिलर 1 डी याद करो। ऐसे किसानों को ब्याज में सरकार माफ करती है, थोड़ा मतलब अपने पॉकेट से देती है। या कैसे पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को 60% ब्याज माफ है। तो दीज़ आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज। फिर एक मुद्दा आता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन, वो भी समझते हैं। सपोज कश्मीर से कन्याकुमारी एक ट्रेन जा रही है और उन्होंने सोचा कि हमें ₹100 मिलना चाहिए, लेकिन पैसेंजर को टिकट वो बेचेंगे ₹80 में, मतलब 20 का लॉस है कि ये तो गरीब आदमी, इसको सस्ते में जाने दो। या लॉस हुआ तो भरपाई के लिए कुछ और चीज महंगी करनी पड़ेगी। तो जो कार्गो या फ्रेट होता है, माल वहन होता है, मान लो उधर भी ₹100 चार्ज करने थे, पर लॉस कवर करने के लिए 20 एक्स्ट्रा चार्ज करें तो ₹120 का वो उधर किराया ले। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन, कि एक पे ज्यादा लगा के दूसरे को फ्री में या सस्ते में बांटा जा रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी है कि फैक्ट्री को कहा जाए ₹15 पर यूनिट आप बिजली आपको मिलेगी, ताकि फार्मर को ₹0 पर यूनिट में दिया जा सके। तो जो लॉस है वो कैसे कवर किया, वरना ये होता कि दोनों को मान लो 5-5 रुपए में बेचना था, अपन उसको ज्यादा महंगा बेचा पैसा रिकवर करने के लिए। तो देयर कुड बी क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑल्सो। अमेरिका के अंदर जो मुर्गी पालते हैं, मान लो ₹10 का एक चिकन हो, भारत में भी मुर्गी पालते हैं पर वो ₹20 में उसको पड़ता हो। अलग अलग कारण होते हैं। वो लार्ज स्केल पे अमेरिका वाले प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उनका कॉस्ट प्राइस कम रहता है, सस्ते में बेच सकते हैं। अब अगर फ्री मार्केट कर दिया जाए कि दे दनादन जिसको जो चिकन लेना है इसका उसका ले लो, तो इंडिया के कस्टमर स्वाभाविक है वो तो अमेरिकन चिकन परचेज करेंगे जो सस्ता है। तो भारत के पोल्ट्री फार्मर का नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट 2 काम कर सकती है। ऑप्शन ए में गवर्नमेंट भारत के पोल्ट्री फार्मर को कहे कि तुम ₹20 मत बेचो, तुम भी 10 में ही बेचो, और तुम्हारा जो नुकसान हो गया कितना, ₹10 का, तो गवर्नमेंट उस पोल्ट्री फार्मर के पॉकेट में सीधा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी। तो ऐसी डायरेक्ट सब्सिडी भी दी जा सकती है उस फार्मर को। दिस इज वन ऑप्शन। या दूसरा, गवर्नमेंट अमेरिकन पोल्ट्री को बैन कर दे। ऐसा असल में उन्होंने किया है। अमेरिका से मुर्गी और ये सब चिकन इंपोर्ट नहीं हो सकता, बैन है। ऑफिशियल कारण सरकार ये देती है कि उधर से सब एवियन फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह आ जाएगा, तो इसलिए हम रोक रहे हैं।
अनऑफिशियल कारण क्या है, ताकि वो सस्ता मिलेगा तो भारत का पोल्ट्री कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए वो सब बैन रखा है। इस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत हुई, वो लोग केस जीत गए, अमेरिका वाले, सब इधर-उधर चलते रहता है, वो थर्ड पिलर में देखेंगे। तो ये असल में रियल एग्ज़ाम्पल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेरिका की चिकन आ ही नहीं सकती, तो आप ₹10 का खरीद ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बैन है। तो आपको जख मार के 20 वाला ही खरीदना पड़ेगा। कंपल्सरी यू हैव टू परचेज़ द 20 वाला माल। तो यहाँ पर समझो ₹10 गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी पड़ी। वो सब्सिडी कौन बियर कर रहा है? जो चिकन खाता है वो बियर कर रहा है। तो वो क्या है, वो इम्प्लिसिट सब्सिडी है कि फार्मर को जो डबल पैसा मिल रहा है, तो सरकार की कैसे सीधी कृपा नहीं है। सरकार ने क्या दूसरा माल ही बैन कर दिया तो इसको ही खरीदना पड़े, तो असल में कस्टमर पे कर रहा है, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट सब्सिडी। तो दैट इज़ इम्प्लिसिट सब्सिडी। इन माय ओपिनियन इम्प्लिसिट सब्सिडी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बुक्स में ये दिया नहीं है, पर ये द हिंदू वाले कॉलम लिखते हैं, उसमें कुछ बात लिखते हैं, फिर मॉक टेस्ट वाले मॉड्यूल में आ जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। So we are done with the types of subsidies. Now effects of subsidies. मान लीजिए कोई महिला जंगल से पेड़ काटती थी और घर का चूल्हा जलाती थी, तो ये तो एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है और इंडोर पॉल्यूशन उसकी खुद की हेल्थ के लिए भी खराब है। तो सरकार ने कहा देखो, हम तुम्हें एलपीजी सिलेंडर खरीदने पे सब्सिडी देंगे। तो ये पॉजिटिव काम है क्योंकि इससे एनवायरनमेंट की मदद है, ये महिला का स्वास्थ्य और हेल्थ अच्छा रहता है। तो देयर कुड बी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडी, यस। उसी तरह साइंटिफिक रिसर्च, एलपीजी, सोलर पैनल, विंड मिल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर पे जो सब्सिडी दी जाए वो सब पॉजिटिव बात है। तो नेगेटिव क्या है? मान लो एक यूरिया कंपनी ने सोचा कि हमें 1000 रुपये में यूरिया बेचना है। यूरिया क्या है? आप समझ लो कि वो फसल के लिए बॉर्नविटा है। आप बॉर्नविटा पियोगे, हेल्थ अच्छी होती है। फसल में यूरिया डालोगे तो वो अच्छा आपको प्रोडक्शन देती है। So suppose the urea company decided I want to sell it for 1000 rupees. गवर्नमेंट कहीं नहीं, अपने किसान बहुत गरीब है, तुम 400 रुपए सस्ता बेचो, मतलब 600 में दे दो। कंपनी का लॉस हुआ, गवर्नमेंट उसको पैसा देगी, तो सब्सिडी ट्रांसफर गवर्नमेंट कर रही है। ये खराब इसलिए है क्योंकि फिर ऐसा यूरिया सस्ते में मिल गया तो फार्मर डिसिप्लिन में नहीं रहता, अनुशासन में नहीं रहता, दे दनादन डबल 3 गुना डाल दो कि मैं अगर 500 बादाम खा लूँ तो मैं ऋतिक रोशन बन जाऊँगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बट दे विल डू इट। तो यूरिया का ओवर यूज़ होता है, एक्सेस यूज़ होता है, जिससे सॉइल, वाटर ये सब खराब होता है। तो यहाँ सब्सिडी का नेगेटिव इम्पैक्ट है। यही सस्ता वाला यूरिया नेपाल, बांग्लादेश में स्मगल होके जाता है क्योंकि उनकी सरकार तो सब्सिडी देती नहीं। तो इधर से वो उठा ले मान लो 600 में और उधर 700 में बेचे तो भी उनको तो सस्ता ही लगेगा, 1000 का तो है नहीं। तो ये भी गवर्नमेंट का लॉस है। सो दीज़ आर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सब्सिडी। उसी तरह एक ज़माने में सरकार डीज़ल पर सब्सिडी देती थी ताकि किसान उससे अपना पंप सेट चला के इरिगेशन कर सके। लेकिन वहाँ पर भी दिन-रात फिर पंप सेट चल रहा है, एयर पॉल्यूशन और वाटर डिप्लीशन होता था। और वही डीज़ल ये सब एसयूवी गाड़ी में लगा के दे दनादन घुमाते रहें 24 घंटे, वायु प्रदूषण करें, ये भी तकलीफ थी। सो सब्सिडी कैन रिजल्ट इंटू नेगेटिव इम्पैक्ट आल्सो। सब्सिडी में लीकेज भी होता है कि सरकार ऊपर से मान लो ₹1 भेजे और नीचे 15 पैसा ही जाए। क्यों? गवर्नमेंट के जो अपने बाबू लोग हैं, वो चुरा लेंगे, लोकल छुट्टइये नेता चुरा लेंगे, तो लीकेज होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि सबका आधार कार्ड नंबर उसके बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दो, उसका सब डेटा मॉनिटरिंग करो और सीधा उसके बैंक खाते में पैसा जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करो। तो ये सब हो सकता है, जनधन, आधार, मोबाइल, वो सब के बारे में मेंस में हम समझेंगे। कुल मिलाकर बात ऐसी थी, गरीबों के जनधन बैंक अकाउंट खोलो, आधार कार्ड के साथ लिंक करो और मोबाइल नंबर के साथ भी लिंक करो क्योंकि गाँव-गाँव में समझो सब जगह एटीएम और सब सुविधा नहीं होगी। तो अपने ही बैंक का पैसा यूपीआई की मदद से यूज़ कर सके, उसके वास्ते मोबाइल से सब कनेक्ट होना चाहिए। तो जनधन, आधार, मोबाइल, ऐसा जेम की मदद से इन सबको सब्सिडी बाँटते रहो। ये सब बातें वो हम मेंस में देखेंगे। अब जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसने पहले ये कहा जनधन, आधार, मोबाइल करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी करो। फिर उसने एक बार ऐसा बोला कि ये सारी योजनाएँ बेकार है, सब योजना बंद कर दो। सब्सिडी गरीबों तक पहुँचती नहीं है, सारी स्कीम बंद कर दो और सब गरीबों के खाते में सीधा 8000 से 12000 सीधा ट्रांसफर कर दो और उसको तुमको जो हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तुम बाज़ार से खरीद लो। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई का कांसेप्ट दिया। अभी तक वो लागू नहीं हुआ, पर गरीब लोगों को कुछ-कुछ पैसा सरकार ने देना चालू किया है। जैसे अलग-अलग स्टेट्स में आप जानते हैं महिलाओं को पैसा मिलता है। किसानों को भी ₹6000 भारत सरकार देती है। वो सब क्या है पिलर 4 में देखेंगे, मीन्स में उसे और अच्छा-बुरा क्या है वो समझेंगे।
अब जो सब्सिडी है कुछ बार अमीर लोग भी उसका लाभ उठा लेते हैं, नकली अपना जो बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड सब बना के। तो हाउ कैन वी रिड्यूस द बर्डन ऑफ सब्सिडी कि अमीर लोग लेना बंद कर दें? तो हमें उनकी आरती उतारनी चाहिए, ताकि फिर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, चेंज ऑफ हार्ट की नहीं अब तो मैं सब्सिडी लेना गिव अप कर दूँगा और आप मेरा जो नाम, फ़ोटो, सर्टिफ़िकेट आप वेबसाइट पे लगा दो। तो ये सब बातें इकोनॉमिक सर्वे करने लगा जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। कि आप किसी की आरती उतारो और वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, तो वो टैक्स भरना चालू कर दे और वो सब्सिडी लेना कम कर दे। वो पूरा मामला क्या मेंस में देखेंगे, प्रीलिम में इसका सीन बनता नहीं। तो दैट इज़ सब्सिडी। सब्सिडी में कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट जो टारगेट करती है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कि मान लो उन्होंने 2 लाख करोड़ सोचा था देंगे, फिर असल में जो 2.87 लाख करोड़ पूरे साल में। सब्सिडी का कई बार ओवररन हो जाता है, ये क्यों? जैसे एक योजना है, छठे पिलर में देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री में बाँटेंगे। अब पहले ये सोचा था कि देखो कोरोना 2020 में आया, तो 5 किलो फ्री में दो। करते-करते उन्होंने सोचा था 2022 में कोरोना खत्म हो गया तो स्कीम खत्म कर देंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा हो कि ठीक है लास्ट में ये 2 लाख करोड़ देने हैं, बाकी खत्म। और फिर पता चला भाई उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में इलेक्शन आ रहे हैं और फिर अगर हमने ये स्कीम बीच में बंद कर दी तो ऑपोजिशन वाले मुद्दा उठाएँगे, इसलिए इसको चालू रखो, तो प्लान से ज़्यादा ही खर्चा होना है फिर, तो सब्सिडी का खर्चा बढ़ जाता है। उसी तरह जैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी, फर्टिलाइज़र हम लोग आगे पिलर 4 में समझेंगे एग्रीकल्चर में कि यूरिया हम भारत में बना सकते हैं, लेकिन फॉस्फेट, पोटाश ये सब फर्टिलाइज़र अपने पास इतने माइन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो रशिया से, यूक्रेन से कहीं बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने पहले सोचा होगा कि ठीक है 1 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, लेकिन रशिया का युद्ध हो गया यूक्रेन के साथ 2022 आप जानते हैं। तो खर्चा डबल हो गया, 2 सवा लाख 2.25 लाख करोड़ का खर्चा हो गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मान लो सोचा हो कि 1000 का जो भी फर्टिलाइज़र है, फार्मर को 400 में मिले तो हमें 600 सब्सिडी देना है। लेकिन अब क्योंकि फर्टिलाइज़र इम्पोर्टेड महँगा हो गया और फिर भी आप तो फार्मर को 400 में देना चाहते हैं, वरना फिर इलेक्शन में तकलीफ हो जाए। तो इसका मतलब क्या है सब्सिडी आपको डबल करनी पड़ेगी 1200 तब जाके सब सेट हो। इस कारण से इंटरनेशनल फैक्टर से भी कुछ बार सब्सिडी का बिल अपना ओवरशूट हो जाता है। सो दैट इज़ सब्सिडी। अभी आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? लेट मी गो बैक। हुँ, हम पढ़े बजट का रेवेन्यू पार्ट। उसके अंदर इनकम ने देख लिया, टैक्स में पैसा आ गया, नॉन टैक्स में ये रेलवे टिकट, डिविडेंड का पैसा आ गया। खर्चे देख रहे हैं पुराने लोन का ब्याज उसमें जो भी 12 लाख करोड़ गया, सब्सिडी में 4 लाख करोड़ गया। फिर एक चीज़ है सैलरी एंड पेंशन दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। सैलरी पेंशन का क्या हिसाब है समझते हैं। तो बजट का रेवेन्यू पार्ट, सब टॉपिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब टॉपिक सैलरीज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की क्या सैलरी होनी चाहिए? उसके लिए अलग से कमीशन बनता है, पे कमीशन। तो 7वाँ पे कमीशन उसके बॉस थे जस्टिस ए के माथुर, क्योंकि ये सब खर्चा है तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है। अब उन्होंने क्या बोल के गए उस बात को भी कई साल बीत गए, लेकिन अभी 8वाँ तो बनेगा फिर रिपोर्ट देगा। तो इसलिए लास्ट वाला जो था उसके कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए। पहले क्या था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की क्या सैलरी होगी उसका सब पे बैंड और ग्रेड पे था। वो कैसे काम करता है हम समझेंगे नहीं, हमें बस वर्ड देख लेना अच्छा ऐसा कुछ था। अभी नया सिस्टम क्या है उसको बोलते हैं पे मैट्रिक्स। कि मान लो लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 18 है। जितना आपका बड़ा लेवल है ऐसा बड़ा सैलरी आपको मिलता है। तो आईएएस का कितना, आईपीएस का कितना, पहले ग्रेड पे ऐसे ये सब बात होती है। अब नहीं, तुम कौन से लेवल पे हो? वो लेवल के हिसाब से आप रेंज निकाल सकते हो उसका इतना सैलरी होगा। तो एक्चुअल फिगर क्या है वो हमारे लिए काम के नहीं, उसने मिनिमम मैक्सिमम सब तय किया था। ये जो ग्रुप डी है मतलब प्यून है, ड्राइवर है, उसकी सैलरी क्या होगी 18,000 रुपए। ऑफ कोर्स उसके बाद महँगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस मिलेगा तो ज़्यादा ही कमाएगा। बट ऐसे वो रूल सब बना के गया था। मिनिमम मैक्सिमम कितनी सैलरी होगी। एक ज़माने में ऐसा था कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, आप एक क्लर्क हैं, आप कहे मुझे कंप्यूटर लेना है, मुझे घर खरीदना है, तो आपकी मान लो सैलरी हो 20,000, तो गवर्नमेंट आपको एडवांस में 50,000 दे देगी कि जाके तुम खरीद लो।
लेकिन उसपे आपको ब्याज के साथ ये पैसा लौटाना है, तो क्या होगा आपकी सैलरी से पैसा फिर कटता रहेगा हर महीने। तो ऐसे इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दिए जाते थे, मतलब जो सरकारी डिपार्टमेंट है, अपने एम्प्लॉइज़ को ही लोन देता था। तो सेवंथ पे कमीशन ने वो सिस्टम चालू रखा। लेकिन पुराने ज़माने में इंटरेस्ट फ्री एडवांस भी मिलते थे। वो ऐसा कि मान लो कोई प्यून का सैलरी है सपोज़ 20,000 और वो कहे मुझे ये साइकिल लेना है ₹2,000 का। आपको सब तो 5, 7, 10,000 रुपए की भी ये साइकिल भी बहुत महँगी हो गई, पर मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो उसको एडवांस में गवर्नमेंट के यहाँ तुमको और 2,000 दिए, तुम साइकिल ले लो और फिर हर महीने तुम्हारे ₹200 कट होंगे। लेकिन उसपे कुछ ब्याज नहीं चढ़ेगा, इंटरेस्ट फ्री अलाउंस है ये। इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया, ब्याज मुक्त तुमको एडवांस पैसा दिया। ऐसा पहले चलता था, सेवंथ पे कमीशन ने वो सब बंद करा दिया कि यार ऐसा करेंगे तो फिर अपना बहुत खर्चा और घाटा बढ़ जाएगा, जिसको लेना है तो बैंक से लोन लेके खरीद ले फिर। अब पे कमीशन जो बने, पहला बना 47 में वरद चेरियाल या ऐसा कुछ उनका नाम है। करते-करते ये 7 तक हम पहुँचे। 7 पे कमीशन ने ये कहा कि मान लो 18,000 सैलरी है किसी की, तो हर साल बढ़नी चाहिए महँगाई के हिसाब से। उसके लिए उन्होंने एक फ़ॉर्मूला दी, डॉक्टर आइकॉर्ड फ़ॉर्मूला। ये कोई इंटरनेशनल लेबर इकोनॉमिस्ट है, उनकी फ़ॉर्मूला में क्या होगा कि देखो कपड़े के, खाने के, दुक मकान के रेंट के क्या भाव चल रहे हैं, उसको आप ट्रैक करते रहो। हर साल बढ़ेगा उस हिसाब से और सैलरी देते रहो। तो आइक्रोड फ़ॉर्मूला ऐसी है कि ऑटोमैटिकली आपकी सैलरी हर साल बढ़ते रहनी चाहिए। तो इसलिए क्रिटिक्स को ये लगता था कि गवर्नमेंट कभी 8th पे कमीशन नहीं बनाएगी। क्योंकि हर साल समझो 1-2% 5% सैलरी बढ़ती रहेगी महँगाई के हिसाब से, तुम मौज करो, नया पे कमीशन नहीं बनेगा। समझो पे कमीशन बनना एक बड़ी बात है। पे कमीशन बनता है तो ऐसा कि मान लो आपका 50,000 का सैलरी है तो सीधा बढ़ के लाख हो जाए उसमें, वो इतना सब आपको दे देगा। ये सब क्या आई करोड़, 5 करोड़ में कि 2% 5% ऐसी आपकी सैलरी बढ़ती रहे। तो एनीवेज़ तो 8th पे कमीशन कभी बनेगा नहीं ऐसा लोग सोचते थे। मैं खुद भी ये सोचता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने पीएचडी की है, सब गवर्नमेंट फाइनेंसेस वगैरह स्टडी किया है। मेरा खुद भी ये मानना था कि नहीं बनाएँगे। लेकिन नए बजट में बोला हम बनाएँगे। वाय शायद इसलिए कि जो अब की बात क्या 400 पार नहीं हो पाया, उसका एक कारण ये भी माना जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ने कुछ स्टेट में बहुत सपोर्ट नहीं किया था। तो फिर अब उनको भी रिझाने के लिए क्या किया जाए आप याद करो। ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दी, न्यू पेंशन में आपको गारंटी नहीं थी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी खुश करने के लिए क्या किया, यूपीएस याद करो कि जो क्या था कुछ 10 साल का नौकरी किया तो इतना सैलरी मिलेगा, 25 साल का नौकरी किया तो पिछले 1 साल का एवरेज का 50 मिलेगा। वो पहले नहीं हो रहा था, वो अभी हुआ आफ्टर ऑल दिस न्यू डेवलपमेंट्स। तो उसी तरह ये भी जो चीज़ है कि 8 पे कमीशन बनाना, वो सब आउटकम ऑफ द थिंग आई सी इट। खैर अपने को उसकी चिंता नहीं करनी, मैंने आपको सिर्फ बताया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब टॉपिक सैलरी। तो सबसे पहला कमीशन था वरद एरिया का 47, 46 में। 7वां था एके माथुर का 2016 में वो उनका फाइनल आया। 8वां गवर्नमेंट ने बोल दिया हम बनाएँगे, पर चेयरमैन कौन है वो अभी नाम आना बाकी है। बट यस बजट 2025 में बोला कि 8th पे कमीशन भी हम लोग बनाएँगे। देखिए आपको याद रखना है कि फर्स्ट पे कमीशन था तो वरद चेरिया थे, 7th में एके माथुर थे। स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब याद रखना है। उसका कारण स्टेट सर्विस की जो पेपर सेट करते हैं, वो प्रोफेसर कैसे होते हैं? आलसी होते हैं। कौन क्वेश्चन बैंक अपडेट करे यार? पुराना ये फिर से पूछ लो और फिर भी नहीं चलो ज़बरदस्ती बनाना है, अच्छा तो निकालो किताब। जो उसको ये बेसिक चीज़ जो पहले 10 साल से थी, वो वही पूछ लो। एफर्टलेस उनको एमसीक्यू बनाने होते हैं। खुद ढूँढना, क्रॉस चेक करना कौन करे? और बहुत ज़्यादा तो पुराना क्वेश्चन बैंक कैरी फॉरवर्ड ही होता है। इसलिए आपको याद होना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष। मेरे को स्टेट सर्विस देना होता तो मैं होशियारी मारने नहीं बैठता, मैं रट के जाता कि फर्स्ट के चेयरमैन थे भरतचरिया। और मैं इसपे घृणा भी नहीं करता कि यार क्या फालतू चीज़ पूछ रहे हैं, इससे अपनी ज़िंदगी कैसे बदल रही है रवीश कुमार टाइप मेंटालिटी। नो आई विल नॉट डू दैट। क्योंकि आपको याद रखना है, मुझे एग्ज़ाम पास करनी है तो मुझे ये रटना है, सिंपल एज़ दैट। कल उठ के वो कहे कि अवेंजर्स की पूरी टाइमलाइन रट के जाओ, वो सिलेबस का हिस्सा है, तो हम वो भी रटेंगे। वो क्या पूछ रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं, हमें पास करनी है एग्ज़ाम, दैट शुड बी द माइंडसेट। कुछ और कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं।
डियरनेस अलाउंस क्या होता है कि महंगाई के हिसाब से आपका बॉस आपको ज्यादा सैलरी दे, उसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस। ये सरकारी नौकरी में भी मिलता है, प्राइवेट सेक्टर जॉब में भी होता है, पर प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं वो सब सेठ लोग इतना जल्दी जल्दी सैलरी बढ़ाते नहीं। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? ठीक है, आपको सरकारी नौकरी मिली तो दो बात हो सकती है। ऑप्शन ए, आपको सरकारी बंगला मिल जाए, अभी आप एसपी हैं, डीएम है, तो बंगला मिल जाएगा। पर अगर आपका दिल्ली पोस्टिंग हुआ तो दिल्ली में कई बार ये होता है, उतने गवर्नमेंट बिल्डिंग ही नहीं है जितने लोग वहां पर नौकरी करते हैं। तो आपका उसको वो आपको बोलेंगे कि तुम प्राइवेट में रेंट पे ले लो, और तुम्हारा जो भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है, उस हिसाब से तुमको सैलरी के बियॉन्ड मान लो और 15,000 रुपए दे देंगे रेंट के लिए। तो दैट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। जब एम्प्लॉई को सरकार मकान नहीं देती तो उसके बदले कि प्राइवेट में तुम रेंट पे चले जाओ और हम तुमको पैसा देंगे। तो ऐसा है। ग्रेजुइटी क्या है? वो ऐसा कि मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई सतत 20 साल नौकरी करे, तो उसकी वो वफादारी के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे लो, मान लो 50,000, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुइटी। एलटीसी क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन। वो ऐसा कि सपोज हर 3 साल पे आप एक बार कहीं पर घूमने चले जाओ, और उसका जो भी ट्रेन का वो आप खर्चा आया वो गवर्नमेंट देगी। दैट इज कॉल्ड एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन। तो एक एक लाइन में याद रखना है एग्जैक्ट इसके क्या रूल्स है हमारे काम के। आप जब सिलेक्ट होंगे, ट्रेनिंग होगी, तो आपको सिखाएंगे। तो रेवेन्यू पार्ट, उसके अंदर एक्सपेंडिचर देख रहे थे। डिफेंस की बात कर रहे थे। देखिए, डिफेंस में दो बात हो सकती है। सोल्जर को सैलरी देनी है, बंदूक में गोलियां भरनी है, राशन देना है, वो सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी हथियार गोला बारूद की फैक्ट्री लगानी है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक परमानेंट फिजिकल एसेट क्रिएट हो रही है। अब जो ये सोल्जर को सैलरी मिलेगी, उसमें एक लाइन में एक चीज याद रखनी है, वन रैंक वन पेंशन कंट्रोवर्सी क्या होती है। मान लो कोई सूबेदार है, वो मान लो रिटायर हो जाए, मान लो 1991 में, तो उनकी पेंशन आती हो मान लो 50,000। मान लो कोई सूबेदार हो, वो रिटायर हो जाए मान लो 2001 में, और उनकी पेंशन आती हो 30,000, किसी की आती हो, किसी की 50,000 आती हो। तो अब स्वाभाविक है नाराजगी रहेगी कि भाई हम तो सेम रैंक के हैं, तो फिर उनको क्यों ज्यादा पेंशन, मुझे क्यों कम पेंशन। तो इनकी मांग ये रहती है कि एक रैंक पर एक पेंशन। जो लेफ्टिनेंट है तो सब लेफ्टिनेंट का एक पेंशन होना, जो कैप्टन है सब कैप्टन का एक पेंशन होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि 15 साल नौकरी किया, 20 साल नौकरी है, कुछ भी। उसको कहते हैं वन रैंक वन पेंशन। अब असल में पहले कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ थी या दिक्कत थी, फिर गवर्नमेंट ने फिक्स किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी अन्याय है, फिर वो वापस आंदोलन करे, फिर कुछ होता है। एग्जैक्टली फाइनल क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि ये अब इतना चर्चा में है नहीं। तो एक लाइन में जो याद रखना था मैंने आपको बता दिया। सरकारी भर्ती में आप जानते हैं यूपीएससी है, फिर नीचे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, फिर एक और चीज ये लेके एनआरए करते हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कि एसएससी और बैंक की परीक्षाओं का कॉमन हो, ऐसा कुछ वो सब करने की बात है। उसका सब जनरल नॉलेज का नोट दिया है हैंडआउट में, आप देख लेना। क्योंकि हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो भी उसके साथ एक बात निकलती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और क्या क्या आता है? देखिए, जो भी ऐसे खर्चे जिसे परमानेंट एसेट नहीं क्रिएट हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर में सब्सिडी या एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो भी, लाइट बिल, फोन बिल, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पुलिस, जेल, एक्सटर्नल अफेयर्स, इलेक्शन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, उन सब के जो भी लाइट बिल, सैलरी, सब खर्चे। फिर ऐसे यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर नहीं, मतलब दीव दमन, आंध्र, अंडमान निकोबार, ये सब, उसमें जो भी स्टाफ सैलरी, सरकार की दफ्तरों का लाइट बिल, फोन बिल, वो सब, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वी आर डन विद बजट का रेवेन्यू पार्ट। उसमें हमने इनकम और एक्सपेंस देखा। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देखेंगे बजट का कैपिटल पार्ट, उसमें इनकम एक्सपेंस क्या होते हैं, आराम से पढ़ते हैं फ्रेश माइंड के साथ। तब तक आप इस पीवाईक्यू पे गौर करें कि ब्लैक मनी क्यों चिंता का विषय। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
Three more minutes. Thirty more seconds. हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है ब्लैक मनी से सरकार को क्यों चिंता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। आशुतोष, ओवैस, अंजलि, शिव, श्रेया, अनुराग, संभवी, अंकित, सैनी, हरदीप सिंह, आंचल, दिव्या, डॉक्टर मोहित, मधु, सचिन, शिवांश, हर्षित, नंदिनी, कामाक्षी, कृतार्थ, भानु, इम्तियाज, अंकुश, ममता, गौरव, कौशल, अनिकेत, योगेंद्र, नोमेश, आनंद, प्रभात, धनराज, उत्कर्ष, मानवी, आतिश, ऋषभ, रूही, लोबजेंग, निवेदिता, रोहन सिंह, छवि, CR7, सरस्वती, ईशा, रौनक, विकास, शुभम, विवेक, नरेश। करेक्ट आंसर्स। देखिए, आपको सारी ही चीजें ठीक लग सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चिंता क्यों हो कि भाई पैसा नहीं आया, और पैसा नहीं आया तो हम योजना कैसे चलाएंगे, योजना नहीं चलाएंगे तो वोट कैसे मिलेंगे। तो व्हाट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ वरी या कंसर्न इज आंसर डी। आप कहेंगे गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में फालतूगिरी होगी ना, अपन उससे भी ज्यादा ये वाला ज्यादा गवर्नमेंट को परेशान करेगा। आप कहें वो सब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिल जाएगा, तो असल डोनेशन मिल जाएगा तो वो तो सैड इमोजी कहाँ से होगा भाई, वो तो हैप्पी इमोजी होना चाहिए ना। तो द आंसर इज डी। नाउ हम देख रहे थे बजट का रेवेन्यू पार्ट और उसमें इनकम एक्सपेंस देख लिया। अभी हम जाते हैं बजट का कैपिटल पार्ट, उसमें इनकम एक्सपेंस देखने हैं आज, कल और परसों। हाईवे एक एसेट है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे गाड़ियां जाएंगी, गवर्नमेंट टोल वसूल कर सकती है, पैसा कमा सकती है। मान लो टोल वसूल ना भी करे तो भी आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इट हेल्प्स द इकोनॉमी, सो इट इज एन एसेट फॉर द नेशन। तो जो भी एसेट्स हैं उसके हिसाब किताब कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में लिखने हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को लोन दिया,
तो हम कहाँ लिखेंगे? हाईवे बनाने के लिए लोन दिया, ओके हाईवे, उसके लिए लोन दिया गया है। तो ये सब हम लिखेंगे कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट और उसमें हम लिखेंगे रिसीट, क्योंकि गवर्नमेंट को इनकमिंग पैसा आया, आमदनी नहीं, अपन लोन का पैसा तो इनकमिंग है। इसलिए लोन्स गिवन बाय वर्ल्ड बैंक एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्नमेंट, तो वो हम कहेंगे इस साइड है कैपिटल रिसीट। मान लीजिए इसी ये मान लो 10 लाख करोड़ आए, तो उसमें से 50,000 करोड़ भारत सरकार बिहार सरकार को आगे लोन में देती है कि आप इससे स्टेट का हाईवे बनाओ। तो लोन गिवन बाय द यूनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट ही है, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनियन पैसा दे रहा है। तो समझो इनकमिंग लोन इज कैपिटल रिसीट, आउटगोइंग लोन उसका प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई कंपनी के शेयर्स, वो भी एसेट है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसमें से उसे डिविडेंड मिल सकता है। तो जब शेयर्स का बाइंग सेलिंग हो, वो सब आप कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में लिखेंगे। अब मान लीजिए गवर्नमेंट के पास 100% ओनरशिप हो ओएनजीसी की, तो उसमें से 5% शेयर जनता को बेच दे, जनता उसके बदले मान लो इनको 10,000 करोड़ दे दे, तो ये सब पैसा सरकार को आया, इनकमिंग है, और शेयर्स का लेन देन है, मतलब ये कैपिटल साइड ऑफ द बजट है। तो ये क्या होगा? रिसीट, क्योंकि इनकमिंग है और कैपिटल रिसीट। तो ये प्रोसेस जो डिस इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट सरकारी कंपनियों के शेयर्स बेच के पैसा कमाती है, दैट इज डिस इन्वेस्टमेंट। उसमें भी जो पैसा है दैट इज ऑल कैपिटल रिसीट। आगे आप पिलर 1 भी याद करो, बासेल नॉर्म्स थे, ये सब बैंकों ने उनकी बैड लोन्स के मुकाबले कुछ रिस्क वेड एसेट्स के मुकाबले कैपिटल मेंटेन करना था, सीआरआर 9% सब हमने देखा था। सरकारी बैंकों के पास कैपिटल नहीं था, बाजार में शेयर्स बेचेंगे कोई लेगा नहीं, तो भारत सरकार ने, आप याद करो कि पैसा कहीं से लाया और इनको दिया था, और दिया था तो सामने गवर्नमेंट ने एसबीआई वगैरह के एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे थे एक प्रकार से। तो व्हेन गवर्नमेंट इज बाइंग शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई दूसरी भी संस्था के शेयर्स जब गवर्नमेंट खरीदे, तो बाय कर रही है, लेकिन पैसा बाहर जा रहा है, तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर। और क्योंकि शेयर्स की लेन देन है, कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम अब बात करें बजट के कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में, तो एकदम समझिए रेवेन्यू पार्ट में हम क्या बात करते थे? ऐसी चीजें जिसे कोई डायरेक्ट फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट नहीं बन रही है, जैसे सोल्जर को सैलरी मिली, हो सकता है उसे वो भी शेयर्स खरीद सकता है, पर हम सिंगल स्टेप में बात करें तो सिंगल स्टेप में तो कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई, उसको सैलरी चला गया, सो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में आप क्या लिखते हैं? जिसे कोई फिजिकल एसेट बनती हो, हाईवे, हॉस्पिटल, सड़क, ट्रक, ट्रेन, कुछ बन रहा हो, या कोई फाइनेंशियल एसेट बन रही हो, जैसे शेयर्स हैं कंपनियों के, ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ऐसा कुछ बन रहा है, तो वो सब बातें कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में आती है। रेवेन्यू बजट में जो चीजें होती है वो यूजुअली क्या, 1 साल या उससे कम के खर्चे और इनकम होती है, कि इनकम टैक्स भरना है, कब भरना है? साल का एक बार भरना है, 5 साल का एक बार नहीं भरना है। या आप सैलरी देने की बात करते हैं, एक एक साल पे, एक एक महीने पे सैलरी देनी है, पूरे साल की सब्सिडी किसान को 6,000 रुपए देनी है, 3-3 महीने पे एडवांस टैक्स देना है, तो दीज आर 1 ईयर या लेस की ट्रांजेक्शन है, वो सब रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट में जाए। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में यूजुअली लॉन्ग टर्म की चीजें जाती है, कि हाईवे बनाने का पैसा दिया, समझो उसमें 15 साल लग सकते हैं, या कंपनी के शेयर्स तो खरीदे तो आजीवन के लिए खरीदे, तो लॉन्ग टर्म के ट्रांजेक्शन है, यूजुअली 1 ईयर या उससे ज्यादा का होता है। एक एक्सेप्शन है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल आप जानते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए सरकार को लोन में पैसा चाहिए तब इशू करती है, लेकिन उसे भी जो पैसा आया वो सब आप लिखेंगे कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट रिसीट, क्योंकि लोन का जो पैसा है मैंने आपको बताया कैपिटल रिसीट्स है। आप कहते हैं योजना का किधर पैसा जाएगा? मान लो एक योजना है सागरमाला, तो उसमें पोर्ट डेवलपमेंट, बंदरगाह का निर्माण करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट करना है, आपको सैलरी देना है, वो सबके 350 करोड़ है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और उसमें जो नया पोर्ट बनाने के लिए स्टील, सीमेंट, सरिया लगाना है, जमीन पे सब बनाना है, 2 करोड़ 200 करोड़ के, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो लाइक दैट यू डिफरेंशिएट द थिंग्स। फिर तो अभी अपना मुद्दा है कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट। इसमें कुछ पैसा आता है इनकमिंग, कुछ पैसा जाता भी है। जाता है तो मान लो हाईवे बनाने का गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आता है पैसा दो जगह का। कैपिटल बजट में रिसीट्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स।
एक ऐसा है नॉन डेट, मतलब बिना उधारी के पैसा आ गया, फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार ने शेयर्स बेचे, पैसा आ गया, लोन सरकार ने लिया नहीं, तो ऐसा कुछ नॉन डेट रिसीट हो सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट कैसा है कि मान लो 100% शेयर होल्डिंग एलआईसी की भारत सरकार के पास थी, तो उसमें से 5% उन्होंने जनता को बेच दिया, जनता ने जो भी मान लो 10,000 करोड़ दिया, तो ये सब क्या बिना लोन लिए पैसा आ गया है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है। तो एक तो ऐसी नॉन डेट रिसीट्स हो सकती है, दूसरी होती है डेट रिसीट्स, उधारी में पैसा लाया जाए। कि 2025 के बजट में सरकार का टारगेट है कि आंतरिक स्रोतों से, मतलब भारत के भीतर ही इन्वेस्टर से 15 लाख करोड़ उधारी में लाएंगे, और विदेशी या एक्सटर्नल सोर्सेज से लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से 23,000 करोड़ उधारी में लाएंगे। एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, पर क्वांटिटी आपको साइज पता होना चाहिए। इंटरनली बहुत मोटी मात्रा में हम लोन ले रहे हैं, विदेश से भी लोन लेते हैं पर बहुत छोटे साइज में लेते हैं। अब ये जो सोर्सेज ऑफ बोरोइंग है उधारी में, सब टॉपिक इंटरनल सोर्सेज भारत के भीतर लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा के लिए पैसा लाना है, कहाँ से लाएंगे? एक तो आप याद करो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पिलर 1D में देखी थी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि, वो बेटी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करो वगैरह, तो उधर से पैसा आएगा, ये सब सरकार को लोन में जाता है। तो ये एक बात हुई। तो स्मॉल सेविंग स्कीम के इंस्ट्रूमेंट दे दे उसमें जो पैसा आ रहा है, कुल मिलाकर हम बात क्या करें, वो बोरोइंग तो कैपिटल रिसीट बन गई गवर्नमेंट के लिए। फिर कुछ ऐसा अगर गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट से उठाए, कि जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, ये सारी चीजें हम पिलर 1C में देख चुके हैं। तो उसमें जो भी मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो बैंक वाले खरीदे एसएलआर कोटे के लिए, बाकी बॉन्ड्स वगैरह एलआईसी खरीदे, टाटा म्यूचुअल फंड खरीदे, वो सब जो पैसा आया वो सब भी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है गवर्नमेंट के लिए। फिर शॉर्ट टर्म में भी पैसा चाहिए 1 साल से कम के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये सब इशू कराएगी, जो हम पिलर 1C में देख चुके हैं। तो ये सारे अलग अलग इंटरनल सोर्सेज है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा सरकार मोबिलाइज करती है। और कितना मोबिलाइज करेगी, 15 लाख करोड़ रुपीज। विदेशों से भी ला सकते हैं बट स्मॉल अमाउंट, 23,000 करोड़ रुपीज। अब 2019 का जो बजट था उसमें निर्मला सीतारमन ने एक अलग बात कर दी कि देखो, मान लो ये डेटा 2019 का हो, तो सरकार क्या बोलने लगी, देखो एक्सटर्नल सोर्सेज से हम 23,000 करोड़ लाते हैं, ये कम है, थोड़ा और लेके आते हैं, 30,000 करोड़ कर दो तो मजा आ जाए। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि गवर्नमेंट वुड स्टार्ट रेजिंग अ पार्ट ऑफ इट्स बोरोइंग इन द एक्सटर्नल मार्केट्स इन द एक्सटर्नल करेंसी। मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि विदेशों से विदेशी मुद्रा में, डॉलर में, येन, पाउंड में लोन लाएंगे और पहले से ज्यादा लाएंगे, ऐसी उनकी सोच थी। अब तो इससे क्या फायदे, देखिए भारत में अगर भारत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कराए आरबीआई के द्वारा, तो क्या मैं और आप खरीदेंगे? आंख बंद करके तो नहीं खरीद, पहले देखें भाई बैंक में फिक्स डिपॉजिट में 6 से 8% आता है, तुम उतना दो तो हम सोचे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हाई, एटलीस्ट 6 to 8% तो देना पड़ता है सरकार ने, तब जाके उस ब्याज पे इन्वेस्टर मिलते हैं। अमेरिका में क्या है, 2-3% ब्याज पे उनकी सब लोन मिल जाती है, क्योंकि वहाँ लोन इंटरेस्ट रेट सस्ते रहते हैं। तो भारत सरकार की लाट टपकने लगी कि देखो अमेरिका से लोन लेके आएंगे तो सस्ते ब्याज पे मिलता है ना, तो वी शुड डू दैट। तो अगर हम लोग अमेरिका से डॉलर उधारी में लाते हैं, फिर उसको रुपये में कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे अलग अलग स्कीम चलाए, वेलफेयर स्कीम, गरीब कल्याण, तो ये काफी सस्ता होगा कंपेयर टू बोरोइंग इट इन इंडियन करेंसी फ्रॉम द इंडियन इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो तो 6-8% ब्याज मांगते हैं। इससे क्या फायदे हैं कि भारत सरकार को मान लीजिए जरूरत हो 15 लाख करोड़ की, अब उसके लिए वो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह इशू करे, अब उसमें भी सारे इन्वेस्टर तो लेंगे नहीं, तो एलआईसी, एसबीआई, ये सब पे गवर्नमेंट प्रेशर डाले कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो, एसएलआर कोटे का इन्वेस्ट करो, उसके वो बियॉन्ड इन्वेस्ट करो। तो एलआईसी या बैंकों का काम क्या होना चाहिए कि कोई बिजनेसमैन को, किसी और आदमी को लोन में, इन्वेस्टमेंट में पैसा दे, वो नहीं दे कि इनको मिल जाए सारा पैसा। तो गवर्नमेंट सब कॉर्नर अपनी साइड ज्यादा कर ले, वो एक नेगेटिव बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाहर से डॉलर उधारी में ले,
तो भारत के इन्वेस्टर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है एलआईसी में, एसबीआई में, वो सब अदानी, अंबानी, दूसरे बिज़नेसमैन को मिले, उससे वो अपने जॉब्स क्रिएट करें, फैक्ट्री एक्सपांड करें, ये सब हो सकता है। इसके साथ जुड़ा कांसेप्ट है नो मोर क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट बोरोवर्स। वो क्या है, कल आराम से कल के लेक्चर में हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट का ये सब सोचना था, अब ये बहुत मजेदार है, यही करना चाहिए, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। मान लीजिए भारत सरकार ने $1 लाख उधारी में लिए, डॉलर करेंसी में, और सस्ते ब्याज पे 2% ब्याज पे मिले। तो भारत सरकार ने रिटर्न कितना करना है, $1,02,000। और मान लो जब लिया था तो $1 का भाव चल रहा था 60 रुपीज, यानी $1 लाख तो 60 लाख रुपए सरकार को मिले, जिससे गरीब कल्याण स्कीम चलाओ। और चुकाने भी हम वापस कितने, $1,02,000। और अगर करेंसी एक्सचेंज रेट स्टेबल है, $1 = 60, तो सरकार ने क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेलवे टिकट, ये सबसे 61,20,000 रुपये मोबिलाइज करने चाहिए, और फिर अमेरिका का लोन रिटर्न करना चाहिए। आपके बहुत बढ़िया सीधी बात है, 2% इंटरेस्ट बराबर है, एक्सचेंज रेट स्टेबल है तो मस्त है। पर आप जानते हैं एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं रहेगा। ये अगर जो 60 का 70 हो गया, और अभी तो जो भी 85 हो गया, क्यों कैसे होता है वो अगले हफ्ते से पढ़ना शुरू करेंगे थर्ड पिलर में। और अभी मान लो कि करेंसी एक्सचेंज रेट बदलते रहता है अलग अलग कारणों से, और वो कारण ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, वो मार्केट डिसाइड करता है। तो अब सरकार के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टर तो डॉलर में पैसा मांगेगा। अब डॉलर में आपको $1,02,000 देने हैं, तो 61,20,000 रुपये से कम नहीं होगा। नया एक्सचेंज रेट के हिसाब से 71,40,000 रुपये गवर्नमेंट ने मोबिलाइज करने पड़ेंगे। यानी जनता से इनकम टैक्स ज्यादा लेना पड़े, जीएसटी ज्यादा लेना पड़े, रेलवे टिकट महंगे करने पड़े, तब जाके लोन चुका सकते हैं। हम्म, तो यानी 2% ब्याज पे सस्ता ब्याज आपको दिखे, लेकिन बाद में वो सस्ता ब्याज आपके गले का फंदा बन सकता है, इफ द करेंसी एक्सचेंज रेट डज नॉट रिमेन स्टेबल। इस कारण से अगर बाहर से ये सब हम करेंगे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, ऐसा क्रिटिक्स का मानना था। गवर्नमेंट क्या सोचती थी, नहीं थोड़ा अगर बाहर से उधारी ले लिया ज्यादा क्या हो जाएगा, सिगरेट का एक कश मान लो क्या ही कैंसर हो जाएगा। बट क्रिटिक्स का ये कहना था, जैसे रघुराम राजन इकोनॉमिस्ट, आप एक कश मारते हैं फिर लत लग जाती है। फिर लत ऐसी लगे कि देखो इलेक्शन आ रहा है, तो नई योजना निकालते हैं, सब बेरोजगारों को 15,000 रुपए दे देंगे, और उसके वास्ते जो पैसा है बाहर से लेके आएंगे। और ये दरवाजा ऐसे खोलते रहे आप, तो फिर ये इतना बड़ा दरवाजा हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो वी शुड नॉट डू दिस, अननेसेसरीली फॉरेन करेंसी में उधारी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो बात है कि वो डॉलर हमको दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रूपी करेंसी में इश्यू करनी चाहिए, और विदेशी इन्वेस्टर को बोलना चाहिए कि तुम खुद से डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करो और हमको रुपया दो, ताकि हम आपको 61 लाख रुपये रिटर्न करेंगे। करेंसी एक्सचेंज में डॉलर कम ज्यादा हो, हमको कुछ परवाह नहीं, हम सिर्फ रुपया आपको देंगे जितना वापस, मतलब जितना लिया है। तो वी शुड एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रुपी करेंसी, ऐसा ये जो भी क्रिटिक्स थे उन्होंने सजेस्ट किया। अल्टीमेटली सरकार को भी पता चला कि भाई ये सब जोखिम वाला काम है, तो उन्होंने मतलब ये कैंसिल कर दिया कि हम ऐसा ज्यादा नहीं करेंगे। और जो भी फाइनेंस सेक्रेटरी ने बजट में ये सब लिखवाया था, उसने भी उसको ट्रांसफर कर दिया, तो उसको शर्म आई तो उसने रिजाइन भी कर दिया। फिर वो सब मीन्स का मुद्दा है, मीन्स में देखेंगे। नेक्स्ट, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन ली है, तो स्वाभाविक है लोन के दो कंपोनेंट है, एक तो है प्रिंसिपल मान लो 100 रुपए, दूसरा है इंटरेस्ट मान लो 6 रुपए। तो जब यूपी गवर्नमेंट भारत सरकार को ये जो इंटरेस्ट वापस करेगी, ब्याज वापस करेगी, वो सब हम कहाँ लिखेंगे, बजट के रेवेन्यू पार्ट में, रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन ये जो 100 रुपी प्रिंसिपल मूलधन, वो यूपी सरकार जब भारत सरकार को वापस करेगी, वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में, और उसमें भी नॉन डेट। क्योंकि समझिए, भारत सरकार ने लोन नहीं लिया, ये तो यूपी सरकार ने लिया था, और भारत सरकार को तो बिना लोन लिए ही पैसा वापस आ गया। तो इस कारण से डिसइन्वेस्टमेंट एंड लोन रिकवर्ड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं। वेरेज उधारी में जो पैसा सरकार लाती है इंटरनल सोर्सेज से, कितना 15 लाख करोड़, एक्सटर्नल से जो भी 23,000 करोड़,
वो सब क्या है डेट, डेट रिसीट्स है। एंड आउट में दिया ये ग्राफिक्स उधर ज़्यादा शार्प आपको दिखेगा, इधर क्या एक हद से ज़्यादा ज़ूम करो तो सब फज़ी हो जाता है। तो बजट का कैपिटल पार्ट सब टॉपिक नॉन डेट रिसीट्स, उधारी के अलावा वाला जो पैसा है, तो उसमें लोन का प्रिंसिपल जो यूनियन रिकवर करे, जो उन्होंने स्टेट्स को, नेपाल, भूटान को, ओएनजीसी को लोन दिए हों, वो जो वापस आए, वो सब आप इधर लिखते हैं। वो करीब 29,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आएँगे। डिस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा है, वो सब लिखेंगे करीब 47,000 करोड़ रुपीज़। तो ये सब क्या है नॉन नेट कैपिटल रिसीट्स हैं। खैर ये जो मतलब अब हम लोग पहुँच चुके हैं पिलर 2D में, तो उसका हैंडआउट अभी मैं शाम को अपलोड कर चुका हूँ। हैंडआउट कैसे डाउनलोड है, मोबाइल ऐप से देखते हैं तो अनअकैडमी सर्च करो मुनाल पटेल, उसके अंदर कोर्सेज़ लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ उसमें सब मिल जाएगा। मोबाइल ऐप नहीं आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो unacademy.com/@munal.org उसमें ये कोर्सेज़ लेटेस्ट बेल आइकन दबाओ राइट हैंड से साइड बार खोल के उधर से मिल जाएगा। तो हैंडआउट तो अपलोड हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट एंड सरकारी कंपनियाँ वगैरह समझना है। थोड़ा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एक होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या रेलवेज़। तो ये सरकार का कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जिसको बोला गया है आप कमर्शियल काम करो, व्यावसायिक धंधा करो, प्रॉफिट कुछ मतलब कुछ बेचो आप। तो दीज़ आर कॉल्ड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये बनाने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए। सरकार सीधा गैज़ेट नोटिफ़िकेशन बोले ये डिपार्टमेंट है, ये काम गया हो गया। दूसरा होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब जिनको अलग कानून से बनाया जाता है, जैसे आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईपीएफओ, सिडबी, नाबार्ड वगैरह। तो ये कुछ ना कुछ लोन देना है, धंधा करना है, ऐसा इनका एक काम है। तो और कानून अलग है, कंपनी एक्ट में नहीं अलग कानून बनाया है एक-एक का। तो ये सब क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तीसरी जो बाकी कंपनी जैसे कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी, जो भी ओएनजीसी वगैरह, ये सब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो इनको हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सीपीएससी। तो 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें एक थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हथियार, गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री है। वो पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी, मतलब जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट है, वो कंपनी नहीं है, वो डिपार्टमेंट है। ऐसा ये डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम करती थी। फिर सरकार ने सोचा ये सब जोरदार काम नहीं कर रही है, इसको कॉर्पोरेटाइज करते हैं, माने ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बदल के कंपनी एक्ट में रजिस्टर कर दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अब से कंपनी है, सरकारी कंपनियां जो हथियार बनाएंगी। इसे कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट कंपनी में तब्दील करना। इसके फायदे नुकसान क्या वो सब में इसका मुद्दा है। बेसिकली क्या, अब सरकार इसके शेयर्स निकालेगी, फिर धीरे धीरे अदानी या अंबानी को बेचना हो, कुछ करना हो, वो सरकार कर सके, इट बिकम्स मोर इजी। दैट इज कॉर्पोरेटाइजेशन। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या कोई भी ऐसा मंत्रालय, तो वहाँ मिनिस्टर की राजाशाही ज्यादा चलती है। मंत्री की शर्मनाक हरकत, ये अपने पीए से, सिक्योरिटी गार्ड से शू लेस बनवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पता है उसको कि भाई मेरा जो ट्रांसफर प्रमोशन है सब मिनिस्टर के फाइल जाएगी, तो वो जो कहे वो ही राजा है, उसके हिसाब से करना है। ऑन दी अदर हैंड जो गवर्नमेंट कंपनियां होगी जैसे ओएनजीसी, वह मिनिस्टर की सीधी दखल नहीं होती, क्योंकि उसका कंपनी का एम्प्लॉय है, फिर उसका एमडी चेयरमैन होगा, उसका बोर्ड डायरेक्टर होगा, फिर बोर्ड डायरेक्टर के बाजू में मिनिस्टर उसको कुछ बोले तो सब इनडायरेक्टली काम होते हैं, सीधे काम नहीं होते। इस कारण से मिनिस्टरियल इंटरफियरेंस कम रहता है गवर्नमेंट कंपनियों में। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होगा, दोनों के बीच का रहता है वो मिनिस्टेरियल इंटरफेरेंस, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे आप याद करो आरबीआई, वो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसकी सेक्शन 7 कंट्रोवर्सी याद करो, वो उर्जित पटेल को रिजाइन करना पड़ा था, उसको जलील किया गया था, वो सब हम पिलर 1 बी में देख चुके हैं। नेक्स्ट इज ऑडिट।
ऑडिट मतलब जो भी आपको बजट में पैसा मिला ठीक से खर्चा किया कि नहीं, वो सब कौन चेक करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है तो सीएजी सीधा उसको ऑडिट खुद करता है उसके अपने ऑफिसर्स की मदद से। जो यूपीएससी की आईएएस वाली अपनी जो सिविल सर्विस एग्जाम से उसे रिक्रूट होते हैं तो ऑडिट अकाउंट सर्विस वगैरह वो उसमें देखेंगे। सरकारी कंपनियों का क्या हिसाब है ओएनजीसी का? देखिए सरकारी कंपनियां मान लो 250 कंपनियां सपोज, तो सीएजी के पास इतना स्टाफ नहीं सब कंपनियों का वो खुद ऑडिट करे सरकारी कंपनियों का। तो वो क्या कहेगा? एम्पेनलमेंट कर देगा। एम्पेनलमेंट मतलब सीएजी लिस्ट बना दे 5-6 प्राइवेट ऑडिटिंग कंपनी कि मान लो मनु भाई चौकसी है, मान लो कोई स्टैंडर्ड पुअर्स है, अर्न्स्ट एंड यंग है, मूडीज है, ऐसे 5 वो शॉर्ट लिस्ट कर दे। और फिर ओएनजीसी को बोले कि इसमें से किसी से भी तुम ऑडिट करा लो और फिर इनको बोलेंगे जो भी मनु भाई चौकसी को कि तुम ऑडिटेड रिपोर्ट मुझे दे दो। तो सीएजी सीधा ऑडिट नहीं करेगा, वो प्राइवेट ऑडिटर्स की पैनल बना के बोल देगा सरकारी कंपनियों को इसमें से करवा लो और मुझे रिपोर्ट दे देना। तो यस ऑडिट तो होता है पर इनडायरेक्टली होता है, सीधा नहीं होता। नाउ व्हाट अबाउट द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लाइक एलआईसी, आरबीआई वगैरह? इसमें ऐसा है कि आरबीआई के कानून और एलआईसी कानून में ऐसा लिखा है कि सीएजी उसको ऑडिट नहीं करेगा। जो सरकार है वो अलग से ऑडिटर की पैनल बना के उनसे कराएगी। तो मान लो आरबीआई का उसका जो भी गवर्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो उसके भारत सरकार बोल दे कि मनु भाई चौकसी से या स्टैंडर्ड पुअर से करा लो तो उससे करा लेंगे। सीएजी का उसमें सीधा नहीं आना बनता क्योंकि कुछ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के कानून में उनकी ऑडिट मैकेनिज्म अलग है। हालांकि वो हमारे लिए बहुत काम का नहीं है। ये जो अपवाद या एक्सेप्शन है ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की बात है। सो यू नॉट वेस्ट टाइम। तो पर्सनल टाइम वेस्ट नहीं करना तुमने बताया क्यों? मैंने इसलिए बताया कुछ लोग फालतू में चोंचलेबाजी करने गूगल फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि कोई फालतू का मॉक टेस्ट बना देता है और ये लोग ईवाईक्यू जो आपके हैंडआउट में दिए उसको देखते हैं नहीं। फिर उनको ब्लड प्रेशर या तुमने ये बताया नहीं था। काम का कि तो कौन पूछ रहा है यार? ये बड़ा सवाल है। एनीवेज, नाउ सर्विस कंडक्ट रूल्स, सेवा और अनुशासन के नियम। माने जो आईएएस है तो उसने रॉयल एंट्री का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, सरकार की निंदा नहीं करनी चाहिए, बिना सरकार को पूछे टीवी रेडियो प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। ये सब रूल्स होते हैं। जो रूल नहीं मानता तो फिर उसको एक्शन लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपर था शाह फैजल। शाह फैजल उसको बीच में बहुत ट्विटर पे एक्टिविटी करने की मजा आ रही थी। तो एक बार उसने ऐसा लिखा पैट्रियार्की प्लस फोन प्लस पॉपुलेशन ऐसा सब उसने कुछ लिख दिया। तो सीधा सब भाई तुम आईएएस हो तो तुमको ये सब लिखने की सरकार को गलत बोलने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि सब समाज में दूषण है तो तुम ठीक करो उसे। तो उसके खिलाफ फिर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, फिर उसने रिजाइन किया, फिर कुछ पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था, फिर 370 हट गया, फिर उसको बुद्धि आ गई, फिर ये वापस नौकरी में आ गया वगैरह वगैरह लंबा चला। द पॉइंट इज आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप पे ये सब रूल्स लगते हैं, सर्विस कंडक्ट रूल्स। तो मान लो आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करते हैं तो आपको ऐसे सर्विस कंडक्ट रूल्स लगते हैं कि नहीं कि आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, इलेक्शन लड़ नहीं सकते, आपको ये सब मानना पड़ेगा? यस इट इज एप्लीकेबल। व्हाट अबाउट तो मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर ये सब लगता है। व्हाट अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज? देखिए उनके जो एम्प्लॉय है उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता। तुम अलग हो तो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल, सेंट्रल सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय रूल्स ये सब उनको नहीं लागू होते। उनके अपने आरबीआई का ऑफिसर का अलग मैनुअल हो, एलआईसी ऑफिसर का अलग डिसिप्लिन मैनुअल हो, उनको उस हिसाब से करना होता है। ऐसा नहीं कि उनको इनडिसिप्लिन यानी पेशिश तो होने की छूट है, उनको भी डिसिप्लिन में तो रहना है बट दे आर नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो उनके रूल्स अलग होते हैं। दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अभी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए तो हम एक शब्द समझते हैं व्हाट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू। उसमें 3 चीज आती है। एक, जो केंद्र सरकार की सरकारी कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी, इनको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी कहा जाता है, सीपीएस। दूसरा इसमें आता है राज्य सरकार की सरकारी कंपनियां जैसे उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी, तो ये भी पीएसयू का हिस्सा है।
तीसरी इसमें लोकल बॉडीज़ की भी सरकारी कंपनी आती है। कोई पंचायत की, कोई नगर पालिका की कंपनी हो, ऐसी भी हो सकती है, मुझे भी नहीं पता था पर फिर मैंने सर्च किया तो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऐसा साबरमती रिवर के आस-पास अब टूरिज़्म का बनाते हैं, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो कंपनी है, वो राज्य या केंद्र की भी कंपनी नहीं। तो अपन उसे आप क्या कहेंगे? दीज़ आर ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या आता है? यूनियन की, स्टेट की और लोकल बॉडीज़ तीनों की जो सरकारी कंपनियाँ हैं, उसको आप कंबाइन करके जो पूरा बनता है क्लासिफिकेशन दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो फिर सीपीएससी क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ उसमें क्या आता है? सरकार की जो रजिस्टर्ड कंपनी है अपने ओएनजीसी वगैरह कंपनी है। इसमें हम लोग आरबीआई वगैरह की बात नहीं करते क्योंकि वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अलग है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं आएगा, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अलग है। या इसमें आप देखेंगे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने पंजाब नेशनल बैंक का नाम नहीं लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो सबको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं माना जाता, वो अलग चीज़ है। तो जो सरकारी ये सब चीज़ है, सरकारी बैंक, सरकारी एनबीएफसी, एलआईसी वगैरह, खैर एलआईसी तो वैसे भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, जो मान लो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, तो क्या उन्हें हम पीएसयू कहते हैं? इसके अंदर अलग-अलग बुक्स का और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन अलग है। हालाँकि जिन एक्सपर्ट्स को मैं मानता हूँ, उनके हिसाब से दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीएसयू। मतलब जो सरकारी बैंक है, वो पीएसयू नहीं है, पीएसयू अलग चीज़ है। उसमें बैंक, एनबीएफसी के अलावा वाली बातें आप करते हैं। खैर ये जीवन मौत का मुद्दा है नहीं। ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फालतू की पंचायत है जिसमें अपने को दिमाग नहीं खर्च करना है, कोई फालतू का एमसीक्यू पूछे तो भी दिमाग खर्च नहीं करना है। तो दैट इज़ सरकारी कंपनीज़। अभी आगे और प्रश्न होगा कि ऐसी सरकारी कंपनियाँ क्यों चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो एक फ्लो में हमको पढ़ना है, ब्रेक के बाद पढ़ते हैं। ब्रेक में आप सोचिए कि ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है? 5 मिनट ब्रेक। Three more minutes.
10 more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। हर्षित, हितेश कुमार, सौरभ, हरिओम, अमन, कल्याणी, विभू, दुष्यंत, प्रदीप, हरदीप सिंह, दिव्या, निकिता, आंचल, आलोक, एलिना, डॉक्टर मोहित, सचिन, दीपिका, बानू, ओवाइस, रणजीत, रोशनी, इम्तियाज, स्मृति, सोमेश, अल्फ्रेड, सृष्टि, प्रभात, गौरव, आनंद, नेहा, रूपेंद्र, ऋषभ, उत्कर्ष, ऋषांक, मुक्ता, ये सब लोग। फिर रोहन सिंह, CR7, छवि, सरस्वती, रौनक, निवेदिता, विवेक, तानिया, मानसी, आशुतोष, आंसर्स क्या था भाई? वो मैकडोनल्ड वाला जो मैंने सिखाया था कि वो भारत के अंदर 100 रुपए कमाए, लेकिन कहीं मेरा तो खर्चा है 120 का, मैं तो लॉस में चल रहा हूँ। लेकिन असल में वो मॉरिशस की अपनी कंपनी से ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है करके सब जोल जाल करता हूँ। दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS। तो माइनिंग ऑपरेशन है, जॉब है नहीं। ये क्या जेनेटिक रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन है, जॉब है नहीं। एनवायरनमेंट का कोई मुद्दा है, जॉब है नहीं। तो बाकी 3 खराब है, तो जो बचे वो जवाब है। कर्बिंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। अब कुछ लोग इधर वकील बन जाएंगे कि देखो ये टैक्स इवेजन नहीं है, ये टैक्स अवॉइडेंस है। एंड यू आर राइट, आई एग्री विथ यू। लेकिन बाकी 3 तो और रॉन्ग है ना, वो तो कंप्लीटली रॉन्ग है। तो जो कम खराब है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो जवाब क्या है? ऑप्शन बी। 85% लोगों ने करेक्ट किया, बताइए। बाकी लोग, उनको मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये जो ब्लैक मनी वाला हैंडआउट है उसमें मोस्टली ऐसे वन लाइनर ही आते हैं। इसके बाद एक दो और भी हैं, वो देखेंगे। तो समझो इसको मिस नहीं करना है। लो हैंगिंग फ्रूट है। कंपेयर टू इतनी लेफ्ट राइट साइंस या हिस्ट्री में आप करोगे तो जितना समय जाता है उसके मुकाबले ये तो क्या एक ही हैंडआउट था, कल तो निपटा था। तो रिलेटिवली इजी करना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में अब तक हमने सब टाइप्स देखे। अब बात करनी है रत्ना स्टेटस क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वगैरह। पहला तो प्रश्न ये है कि सरकारी कंपनी होनी क्यों चाहिए? ONGC BSNL की क्या जरूरत है? रिलायंस का रिफाइनरी है, जियो का फोन है, क्यों चाहिए ये सब? देखिए, अगर हम सब कुछ जियो और एयरटेल के हवाले छोड़ देंगे तो उन्हें अरुणाचल में टावर लगाने की कोई दरकार नहीं होगी। वो समझते हैं क्या, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU, कि अरुणाचल में तो लोग कम है, वो लोग गरीब हैं, तो वो तो कहाँ ब्रॉडबैंड और सब कुछ लेंगे, वो तो एक छोटा वाला प्लान लेंगे। तो वहाँ मोबाइल टावर लगाएंगे, हमारा कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। तो अरुणाचल में टावर नहीं लगाने, सिर्फ मुंबई दिल्ली में लगाने। तो रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस रखना है। हर जगह टावर लगे, वो तो कब हो सकता है? वेन्यू है वो सरकारी कंपनी लाइक BSNL जो लॉस में भी चले पर टावर चलाएगी। अफोर्डेबल सर्विसेज, BSNL के प्लान ऐसे हैं कि समझो एक साल का 600-800 में हो जाए, जबकि एयरटेल जियो के आप जानते हैं बहुत महंगा पड़ता है आजकल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ अदानी अंबानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगेन BSNL का फिर भी अफोर्डेबल प्लान है, वरना एयरटेल जियो वगैरह बहुत महंगे हो गए। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स? सरकारी कंपनियों में खराबी क्या है? पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, इनोवेशन ठीक नहीं होना, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस ठीक नहीं होना। BSNL सस्ता है लेकिन इसका इंटरनेट मैंने निकलवा दिया है क्योंकि मेरे को चलाने 24 घंटे ठीक चलना चाहिए, हर 3 दिन पे कंप्लेन नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय यूनियन स्ट्राइक पे चले जाएं, लॉस मेकिंग हो वगैरह प्रॉब्लम्स है। सॉल्यूशन क्या है? रत्न स्टेटस, कि जो सरकारी कंपनी अच्छा काम करे, गवर्नमेंट उसको ज्यादा फ्रीडम दे दे, उसको कहते हैं रत्न स्टेटस।
तो रत्न स्टेटस में 3 होते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, समझते हैं। सरकार ने ये कहा कि जो कोई सरकारी कंपनी लाइक बीएसएनएल, ओएनजीसी वगैरह, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, तो गवर्नमेंट उसको एक मेडल देगी, उसको कहेंगे रत्न स्टेटस। रत्न स्टेटस के फायदे क्या है? पहला, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यानी हर चीज पे मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल बीएसएनएल वाला को मान लो नवरत्न मिल जाए, तो फिर वो कहे मुझे अब आईएम से किसी को 2 करोड़ की सैलरी पैकेज पे रखना है, मुझे दीपिका पादुकोण और जो भी एक्टर है उसको 5 करोड़ देके उसे ऐड बनानी है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है, मिनिस्टर का साइन लेने की जरूरत नहीं। जो सैलरी देनी है, जो बाकी कंपनियों के साथ मर्जर एक्विजिशन करना है, दे कैन डू एवरीथिंग। ये फायदे रहते हैं। अब समझो ये जो रत्न स्टेटस है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट कमाते हो, उस हिसाब से पिरामिड है। ये किसके वास्ते है? केवल यूनियन गवर्नमेंट की सरकारी जो कंपनियां है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जैसे ओएनजीसी वगैरह के लिए है। आरबीआई के लिए नहीं है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ये ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियों के लिए है। स्टेट की कंपनियों के लिए भी नहीं, उत्तर गुजरात विद्युत कंपनी को ये नहीं मिलेगा, लोकल बॉडीज की अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट कंपनी को भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियों का स्टेटस है। अदानी अंबानी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सरकारी कंपनी है, वो तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। सो रिमेंबर, रत्न स्टेटस ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज। और उसमें भी समझो बैंक बैंक नहीं, उसके अलावा तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक उनके वास्ते नहीं है, ये बाकी वाली चीजों के लिए। अब ये जो 3 उसके रैंक होते हैं, मिनी रत्न मतलब क्या, पिछले 3 साल तक वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रहा है। तो उसमें भी सब टाइप होते हैं, कैटेगरी 1 2 अपने लिए काम करने, उसमें अलग अलग कंपनियां होगी। ये लिस्ट आउटडेटेड है, मैं इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि इतना वो बारीक पूछते नहीं, और पूछे तो वो कॉस्ट बेनिफिट कम है उसका। तो इस देयर आर सम स्मॉल गवर्नमेंट कंपनीज जो पिछले 3 साल से कंटिन्यूस प्रॉफिट कमाती हो, तो उनको कुछ फ्रीडम मिलता है, दैट इज कॉल्ड मिनी रत्न। अब ऐसी कोई मिनी रत्न थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, तो उसको फिर नवरत्न स्टेटस मिलता है। मान लो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह। फिर हाईएस्ट लेवल होता है महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी वो ऐसा है कि जो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है, जिसका शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे बिकता है, जिसका भारत के बाहर भी प्रेजेंस है, जैसे ओएनजीसी की रशिया में और दूर जगहों पर भी अपनी ऑयल गैस माइंस हैं। तो ऐसी बड़ी सरकारी कंपनियां, उसको हम कहेंगे महारत्न। अभी आप लॉजिक लगाओ, ये जो शरत है 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हर साल होना चाहिए और पिछले 3 साल कंटिन्यूअसली होना चाहिए, तो कौन सी सरकारी कंपनी की इतनी औकात है? बीएसएनएल तो हो नहीं सकता। तो ये सब कौन सी होगी? एआई की कंपनी होगी, फोटोशॉप की कंपनी होगी, नेटफ्लिक्स जैसा होगा? नहीं, सरकारी कंपनी है और 5,000 करोड़ प्रॉफिट कमाना है, तो यूजुअली ये सब मेटल, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्स के आसपास वाली कंपनी है, क्योंकि स्वाभाविक है उसमें खदान से आप निकालो कोयला, तो फिर तो पैसा ही ना 5,000 करोड़, भले आपके पास कोई टेक्नोलॉजी या चैट जीपीटी ना हो। तो ये जो भी 10 कंपनियां हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिक, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, गैस अथॉरिटी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, थर्मल पावर, ऑयल गैस, ओएनजीसी, पावर ग्रिड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट ऑफ दिस आर डीलिंग विद मेटल, एनर्जी। भारत हेवी इलेक्ट्रिक चलो वो कुछ बड़ा सामान या मशीन बनाती है, वो एक एक्सेप्शन हुआ, बट मोस्टली ऐसी कंपनी है। तो हम शायद ये पूरी लिस्ट भी याद ना रख सके, पर लॉजिक तो याद रख सकते हैं कि 5,000 करोड़ हर साल प्रॉफिट कमाना है, तो ऐसी मेटल एनर्जी वाली कंपनी होनी चाहिए। बाकी कोई तो ऐसा बिजनेस है नहीं जिसमें भारत सरकार इतना पैसा निकाल सके। अब आपको कुछ एमसीक्यू पूछा जाए, तो आपने करना है एलिमिनेशन टेक्निक, कि कोई मान लो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पूछ ले, अब सीधा तुक्का भाई शिपिंग कॉर्पोरेशन की औकात है 5,000 करोड़ कमाने की? नहीं है, तो नहीं होगा। सो लाइक दैट, अगर कुछ एमसीक्यू पूछा जाए, आप एलिमिनेट करो, फिर भी नहीं हो रहा है तो स्किप करो, पूरी लिस्ट हम कभी रख नहीं सकते। फिर ये जो महारत्न कंपनियां है,
इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम में क्या, किसी को रखना है तुमको नौकरी पे 2 करोड़ का पैकेज दे दो, तुम्हें ये हीरो-हीरोइन को 5 करोड़ का देके ऐड कराना है कर लो, तुम्हें दूसरी कंपनी के साथ मर्जर एक्विजिशन करना है कर लो, मिनिस्टर को पूछने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ महारत्ना कंपनीज़। अब फालतू के एफएक्यूज़, क्या एसबीआई महारत्ना कंपनी है? जवाब है नहीं, 2 कारण से। एक तो वो कंपनी नई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, एसबीआई का एक्ट अलग है। दूसरा, ये जो रत्न स्टेटस है सरकारी बैंकों के लिए नहीं है, सरकारी एनबीएफसी के लिए नहीं, ये दूसरी चीज़ों के लिए है। या रिलायंस या एयरटेल महारत्ना कंपनी नहीं भाई, ये तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो ना, ये सरकारी के लिए है। या बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक महारत्ना है नहीं, क्योंकि वो तो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी के लिए। या एप्पल महारत्ना कंपनी, भाई इतना तो पता होना चाहिए, नहीं है। मतलब ये अपने दिमाग से मैंने प्रश्न नहीं पूछे, ऐसे मेरे को गूगल फॉर्म में आए हैं। खान अकेडमी में मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से गूगल फॉर्म है। आप सोचो मैंने कितने-कितने लोगों को देखा होगा। थैंकफुली जो अब आते हैं 2 बातें हैं। एक तो मुझे पहले से पता है फालतू सवाल आएँगे, तो मैं इसलिए ज़्यादा क्लैरिटी से पावर पॉइंट बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर ही हमने अच्छे से क्लासिफिकेशन समझ लिया, तो इस कारण से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा ही नहीं। और फिर भी आए तो उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये इसका जवाब है। सो नाउ माय लाइफ इज़ आल्सो ईज़ी एंड योर लाइफ इज़ आल्सो वेरी ईज़ी। क्लियर? तो हमने देखा डिसइन्वेस्टमेंट, अब उसके कुछ और आगे आयाम देख रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? कि मान लीजिए पहले ओएनजीसी में यूनियन गवर्नमेंट का 90% है, प्राइवेट इन्वेस्टर का 10% है। सरकार उसको बेच दे। बेचते-बेचते मान लो गवर्नमेंट 51 रहे, प्राइवेट पार्टी 49 तक रहे, तो जब तक सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अपने हाथ में रखे और थोड़ा-थोड़ा बेचती रहे, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट के 2 फायदे हैं। पहला, कि अब समझो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा उसका कंपोजिशन क्या होगा? कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ लोग बोर्ड मेंबर बन पाएँगे। क्योंकि नीचे जो वोटिंग से आना है उस हिसाब से इतनी-इतनी सीट उनका प्रोपोर्शनली कुछ हाथ में आता है। तो ज़्यादा एफिशिएंसी से अच्छे से काम करेगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग बैठेंगे। एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा फायदा क्या है, सरकार ने जो बेचा शेयर्स इन्वेस्टर को, उसे जो 40-50 हज़ार करोड़ आ गए, उसे दूसरी वेलफेयर स्कीम चलानी है, दूसरे काम हो सकते हैं। तो खराब क्या है? मान लीजिए ओएनजीसी का कंपोजिशन ऐसा हो जाए कि उसमें 49% अंबानी का हो, तो वो फिर क्या बोलेंगे कि देखो ओएनजीसी में स्टाफ बहुत ज़्यादा है, इनको निकाल दो, रोबोट मशीन से काम करो, एक-एक आदमी से 7 घंटे नहीं 12 घंटे काम कराओ, वगैरह-वगैरह। जो प्राइवेट सेक्टर में होता है वो सारी चीज़ें यहाँ परकोलेट होगी, तो स्वाभाविक है ओएनजीसी के स्टाफ को मज़ा नहीं आएगा, तो वो उसका विरोध करेंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट में आप पाएँगे यूजुअली जो गवर्नमेंट स्टाफ होगा वो कंपनी का वो विरोध करेगा। अब ये जो एयर इंडिया है, ओरिजिनली वो जेआरडी टाटा ने बनाई थी 1932 में। फिर भारत सरकार ने जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो नेशनलाइज़ करके सरकारी बना दिया जिसको आप बोलते हैं एयर इंडिया। अब क्या है, ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी को ज़बरदस्ती का खरीद लेना, टेक ओवर करना लीगल है कि इल्लीगल है? तो इसके वास्ते आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। फिर उसमें लिखना होगा कि ऐसा नेशनलाइज़ेशन किया, फिर ये लोग कोर्ट में जाके शिकायत नहीं कर सकते, या फिर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। ऐसी सब बातें कुछ होंगी। वो क्या है, आप पॉलिटी लेक्चर्स में देखना। तो वो सब खेल हुए। फिर ये जो एयर इंडिया है, वो सब लॉस में चला। तो भारत सरकार ने ये सोचा इसको बेच दो। तो वो टाटा की कंपनी टेलेसी कंपनी उसको 18,000 करोड़ में बेच दिया। तो दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। और उसके आगे का स्टेप प्राइवेटाइज़ेशन, क्योंकि ये तो सारा ही बेच दिया न, तो डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं, प्राइवेटाइज़ेशन। एनीवेज़, डिसइन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन, पहले जो नेहरू, इंदिरा गांधी ये सब सरकारें थी, ये सोचती थी कि प्राइवेट कंपनियां नहीं होनी चाहिए, ये सब अपनी इकोनॉमी में प्रॉफिटियरिंग करती है, इसमें सीआईए का हाथ होता है, देश बर्बाद कर देंगे वगैरह। तो सब कुछ सरकारी होना चाहिए, सरकारी कंपनी। लेकिन हम लोग 1991 तक आते हैं तो इकोनॉमी में बड़ी क्राइसिस आ जाती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसके बारे में तीसरे और चौथे पिलर में देखेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है नरसिम्हा राव, उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। उन्होंने कहा देखो ये जो भी सरकारी कंपनी है,
इसमें से कुछ शेयर्स बेच दो, ये सब अपने हाथ में नहीं रखना है। वी विल रिड्यूस द शेयर होल्डिंग इन ऑल द सरकारी कंपनीज, ताकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर के लोग आए, वो कुछ ढंग का काम करें, और डिसइन्वेस्टमेंट में हमको पैसा है तो हम कुछ सरकार चलाएँ। फिर आगे बढ़ते हैं। बीच में और भी प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन जो लैंडमार्क होगा वो क्या है, 1998 में वाजपेयी। उन्होंने ये कहा कि देखो, स्ट्रेटेजिक सेक्टर की सरकारी कंपनी हो, मान लो रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी की, तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बाकी जो भी उसका धीरे-धीरे डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो मान लो बीएसएनएल हो, मान लो कोई एचएमडी, रिस्ट वॉच हो, वो सबको धड़ाधड़ उसका डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर कांग्रेस सरकार है, यूपीए, 2 बार आई, तो यूपीए 1 है, यूपीए 2 है। ये जो यूपीए 1 है, उसमें कोalition यानी गठबंधन में लेफ्ट या कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी। कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, वो सब हम पिलर 4D में समझेंगे। अभी के लिए समझो कि जो लेफ्ट पार्टीज है, साम्यवादी, वो ऐसा सोचती है कि प्राइवेट सेक्टर और ये सब खराब है, उसमें मजदूरों का शोषण होता है वगैरह वगैरह। तो स्वाभाविक है वो डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध करेंगे, और क्योंकि वो कोalition पार्टनर है, गठबंधन में है, तो फिर सरकार गिरा देंगे, ये डर रहता है। इसलिए जो यूपीए 1 मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट मेकिंग सरकारी कंपनी है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जो सिख है, जैसे कि एयर इंडिया बीमार है, लॉस में चल रही है, उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, उसको हम रिवाइव करेंगे। मतलब उसमें टैक्स पेयर का और पैसा डालो और इसको ऑक्सीजन पे चलाते रहो। दैट वाज़ यूपीए 1। उसके बाद दोबारा कांग्रेस सरकार आती है, दैट इज़ यूपीए 2, 2009 से 14। उस वक़्त ये है कि जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, वो अब कोalition में नहीं है, वो चले गए या कुछ हुआ था। तो अब मनमोहन सिंह को फ्रीडम मिल गया कि भाई, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मुझे आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं। तो यूपीए 2 की पॉलिसी ये थी, दे दनादन जो भी सरकारी कंपनियाँ हैं, अप टू 49% हम बेच देंगे, 51 अपने हाथ में रखेंगे। इसके लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वाला भी मैकेनिज़्म इस्तेमाल करेंगे, जो हमने पिलर 1 सी में देखा। ये सब जो पैसा आएगा वो एक एनआईएफ फंड में जाएगा। उन पैसों से हम सरकारी बैंकों का रिकैपिटलाइज़ेशन करेंगे। बासेल नॉर्म्स के लिए वो मामला क्या था, पिलर 1 बी में देखा। मेट्रो रेल, न्यूक्लियर एनर्जी, एक्सिम नाबार्ड को पैसा देंगे वगैरह। तो ये सब काम हुए यूपीए 2 में। उसके बाद मोदी सरकार आई। उन्होंने कहा दे दनादन डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। अलग-अलग तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे एलआईसी, तो उसके 100% में से 5% बेचे। अभी पहले कभी नहीं हुआ था, तो ये सब आईपीओ के रूप से हुआ है। तो आईपीओ भी एक तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट करने का। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी ट्राई किए कि एक बॉक्स में सरकारी 10 कंपनियों के शेयर्स भर दो, फिर उसका ईटीएफ बना के बेचो। वो पिलर 1 सी में हम देख चुके हैं। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, आईपीपी। मतलब एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा है, मैं और आप सब लोग दांव लगा सकते थे उसके आईपीओ में। और कुछ बार सरकार क्या करेगी कि सीधा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों को ही देगी, नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को देगी। मेरे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर को अप्लाई नहीं करने देगी। तो इस तरह से भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसे हम कहें इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। चौथा, ऑफर फॉर सेल, कि सीधा ही छोटे बड़े सब इन्वेस्टर को बेच दो। जैसे ओएनजीसी की मान लो ये 5% और बेच दी, ऑफर फॉर सेल हो सकता है। लास्टली, शेयर बायबैक, मतलब ओएनजीसी खुद से ही अपने कुछ शेयर्स वापस खरीद ले, सरकार को जो हाथ में होंगे वो वापस खरीद के सरकार को पैसा दे दे, दैट इज शेयर बायबैक। कंपनी स्वयं ही खुद के शेयर खरीद ले। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट के 4-5 तरीके हैं। असल में कैसे काम करते हैं, पीएचडी हम नहीं करेंगे। एक-एक लाइन में याद रखना है, दीज़ आर द मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, द आंसर इज यस। सरकार ने कहा कि चलो शेयर तो बेचे। ओएनजीसी के पास कोई फिजूल की प्रॉपर्टी पड़ी है, जमीन पड़ी है जिसका वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हम रेंट पे चढ़ा देंगे। ओएनजीसी का गेस्ट हाउस है, तो मान लो उसको भी ओयो पे लिस्ट करा दो। ओएनजीसी का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वो भी आप दे दो आईपीएल वालों के, खेल वालों मैच। ये सब कुछ करते हैं। तो यहाँ शेयर्स बेचने के अलावा भी हम पैसा मोबिलाइज कैसे करें? तो वी विल मोनेटाइज द अनयूज्ड लैंड एसेट्स, ऐसा सरकार ने बोला। इसके बारे में पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में और समझेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। अब आगे बात आती है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट।
डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि एलआईसी के 100% में से 5% गवर्नमेंट ने शेयर्स जनता को बेचे तो 95 सरकार के हाथ में। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट। एयर इंडिया में कैसा है, 100% सरकार के हाथ में था और 100% बेच भी दिया, अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं, जीरो। तो इसे आप क्या कहोगे, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हो गया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट नो लॉन्गर कीप्स द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। नीति आयोग कहता है इसको हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए बात ऐसी है कि अप टू 51 गवर्नमेंट के हाथ में रहे तब तक वो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है कि 100 से 95, 85, 51 तक गवर्नमेंट के हाथ में रहे, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। उससे आगे बढ़ जाए 50% या ज्यादा कंपनी को बेच दिया जाए तो हम कहे कि वो हो गया प्राइवेटाइजेशन। देखिए शब्द समझिए, 50 या उससे ज्यादा एंड विथ मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट पार्टी के हाथ में हो तो उसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, या आम भाषा में जिसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, उसको डाइवेस्टमेंट भी कहा जा सकता है। 50% या उससे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया, दैट इज प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट। ये टेक्निकली करेक्ट उसकी डेफिनेशन है, याद रखनी है एमसीक्यू में। अब प्रश्न तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन ही बोल दो, बेच दिया, पर तकलीफ भी अगर हम ये कहेंगे प्राइवेटाइज कर दिया तो दिमाग में क्या इमेज आती है, प्राइवेटाइज हो गया, अच्छा ये अपोलो हॉस्पिटल में बहुत बिल चार्ज करते हैं, ये प्राइवेट स्कूल में बहुत पैसा कमाते हैं, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इमेज। तो ऑपोजिशन को क्या और मुद्दा मिलता है उस चीज को हाईलाइट कर करके, तो आप विजुलाइज करो, फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच दे रहे हैं, अब वो ऐसा कि वी विल प्राइवेटाइज एयर इंडिया तो हंगामा हो जाए, और वी विल डू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट तो सब लोग समझ नहीं पाए, और समझ भी पाए तो क्या रील काट के चलानी है, तो आप उसको नेगेटिव बहुत आम पब्लिक को सिखाना पड़े पहले स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, तो रील नहीं काटे लोग। इसके वास्ते क्या करना चाहिए, टॉयलेट को टॉयलेट बोलेंगे तो दुर्गंध आएगी, उसको हम वॉशरूम बोलेंगे, तो देयरफॉर वी विल कॉल इट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। टॉयलेट को वॉशरूम या पाउडर रूम कहा जाता है। एनीवेज अब इसमें क्या सरकार की पॉलिसी है कि कौन सी कंपनियां बेच देनी है, एक तो बेच दी एयर इंडिया, और क्या क्या बेच देना है। तो 2020 कोरोना में सरकार ने निर्णय लिया आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर में कि ये सब सरकारी कंपनियां बेचते हैं, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, जैसे मान लो डिफेंस है, ऑयल एनर्जी सेक्टर है, उसमें हम लोग सिर्फ एक सरकारी कंपनी रखेंगे, बाकी जितनी है, मान लो दो ऑयल गैस कंपनी है, भारत पेट्रोलियम एंड इंडियन ऑयल, तो गवर्नमेंट क्या बोले, दो दो क्यों रखनी, या तो दोनों को मर्ज करके एक कर दो भारत पेट्रोलियम, या इसमें से इंडियन ऑयल को प्राइवेटाइज अदानी अंबानी को बेच दो और सिर्फ एक सरकारी कंपनी रखो। तो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, ऑयल गैस वगैरह, उसमें सिर्फ एक सरकारी कंपनी रखनी है, बाकी जितनी है उसको मर्ज या प्राइवेटाइज कर देना है। इसके अलावा का जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, मान लीजिए रिस्ट वॉचेस, घड़ी बनाने की भी एक सरकारी कंपनी थी, एचएमटी, हिंदुस्तान कुछ था, ये सबको प्राइवेटाइज कर दो, ये सब सरकार का काम नहीं है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, ये जिसको आता है उसको करने दो। तो बाकी जितनी सरकारी कंपनी है नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की, या तो प्राइवेटाइज कर देंगे या उसको शट डाउन बंद ही कर देंगे। तो हमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर की लिस्ट याद रखनी है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सब में सरकार ने क्या कहा, एक सरकारी कंपनी रखनी है, बाकी सब मर्ज कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। तो भविष्य में मान लो ऐसा हो जाए कि एसबीआई एक ही बचे और ये पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सबको मर्ज कर दो, एक ही रखो, ऐसी सरकार की प्लान है। तो ये सब हो गए स्ट्रेटेजिक सेक्टर। बाकी जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, मतलब बाकी जितना भी है, उसको या तो प्राइवेटाइज कर दो, और मान लो एयर इंडिया बेच दिया टाटा को, मान लो ये एचएमटी रिस्ट वॉच है, वो ऐसा इसको बेचो तो टाइटन टाइमेक्स को खरीदने को तैयार नहीं, तो इसको शट डाउन ही कर देना पड़े, ये भी होता है। एचएमटी वॉचेस, हिंदुस्तान फोटो फिल्म, और ऐसी बहुत सारी होपलेस कंपनियां। डिस इन्वेस्टमेंट किया कोई आया नहीं, प्राइवेटाइजेशन किया कोई आया नहीं, तो क्या करना पड़े, शट डाउन करना, निकम्मी इतनी कंपनियां की इसको बंद करके
फैक्ट्री मशीन जो भी है किसी को बेच दो, कंपनी के रूप में खत्म कर दो। ये भी होता है। ये सब आपके हैंडआउट में दिया है ग्राफिक्स के साथ। कि अच्छा ये 90, 51 ऐसा करते-करते प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ हम जाते हैं। फिर उसके अंदर भी स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, उसमें मिनिमम एक सरकारी कंपनी, बाकी सब बेच दो। नॉन स्ट्रैटेजिक है, उसमें सब कुछ बेच दो वगैरह-वगैरह। अब जो भी है डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ये सब करके 2024 बजट में पिछले साल सरकार को उम्मीद क्या थी कि 50,000 करोड़ हम कमा लेंगे। लेकिन रियलिटी में कमाए सिर्फ 33,000 करोड़। ऐसा क्यों सोचो? क्योंकि शेयर्स बेचने हैं और आप जानते हैं पिछले साल अक्टूबर के बाद शेयर बाजार गिर गया। तो जब शेयर बाजार गिर ही गया, अब सरकार ने सोचा कि हम 5% शेयर्स बेचेंगे, अब उसके वास्ते पहले उनको 50,000 करोड़ आने थे, पर उतने आएँगे ही नहीं। और ये इस बार का नहीं, लगभग-लगभग हर साल डिसइन्वेस्टमेंट का इनका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन फिर भी कि कोशिश जारी रहती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका हो सकता है कि मान लो ये सरकारी कंपनी सीधा बेच दो, उसमें से सरकार को पैसा मिले। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सरकारी कंपनी को बेचो मत, शेयर्स मत बेचो, कि तुम चालू रखो। लेकिन तुम्हारे प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड देते रहो। यस, ये भी तो चीज़ हो सकती है कि बेचो मत, आप कंपनी चलाते रहो और प्रॉफिट में से डिविडेंड आता रहे। तो कितना डिविडेंड देना पड़ेगा? सरकार ने पिछले साल एक रूल बनाया, मिनिमम डिविडेंड रूल। वो ऐसा है कि सरकारी कंपनियाँ सीपीएसई मतलब ओएनजीसी वगैरह एंड सरकारी एनबीएफसी जैसे एलआईसी, इनको जितना भी प्रॉफिट होता है मान लो ₹100, उसमें से 30% ₹30 कम से कम डिविडेंड इन कंपनियों ने भारत सरकार को देना होगा। व्हाट अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसका क्या है वो पता नहीं, वो तो न्यूज़पेपर में दिया नहीं, तो मैं जेम्स बॉन्ड बनाने ढूँढने के लिए। खैर, तो मतलब सीपीएसई एंड एनबीएफसी, उनको क्या बोला, मिनिमम 30% प्रॉफिट आप डिविडेंड के रूप में दो। बाकी जो पैसा बचा क्या, 70% ऑफ द प्रॉफिट, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, उसे तुम्हें बिज़नेस एक्सपेंशन करना है, रीइन्वेस्ट करना है, कोई हीरो-हीरोइन को देके एड शूट करना है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम करो। प्रोवाइडेड कि उसमें भी रत्न स्टेटस हो तो फ्रीडम है वगैरह-वगैरह। इसमें और भी टर्म्स टर्म्स कंडीशन है कि आपका नेट वर्थ क्या है, उसका इतना परसेंटेज, पर वो सब हम नहीं करेंगे, एक बेसिक आइडिया लेना था, ले लिया। हुँ, सो दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट के आस-पास की बात है। इसमें मेंस के भी कुछ मुद्दे हैं, पर वो हम मेंस में समझेंगे। नाउ मैं पानी पी लूँ, फिर अभी समझो 5 मिनट का ही काम है, तो ब्रेक हम ले नहीं रहे हैं। एंड आई विल ड्रिंक। हुँ, हाँ, तो चलिए हिसाब करते हैं। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, इनकमिंग या रिसीट, उधारी में 15 लाख करोड़, मतलब 15 पॉइंट समथिंग समथिंग इतना इंटरनल सोर्सेज़ से हम ला रहे हैं। 23,000 करोड़ ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से लाएँगे। तो टोटल कितना होगा ये? अराउंड 15 लाख करोड़ रुपीज़। बिना उधारी के जो पैसा है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, तो उसमें सरकार की इस बार उम्मीद है 47,000 करोड़ 2025 में, ये ओएनजीसी वगैरह के शेयर बेच के हम ला सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं शेयर बाजार का जो परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से मिलेगा कि नहीं, इट रिमेन्स टू बी सीन। यूजुअली इनको हर साल मिलता नहीं है, तो मुझे नहीं लगेगा मिलेगा, बट वी विल सी। पुराने लोन जो यूनियन ने स्टेट्स को दिए हो, भूटान, नेपाल को दिए हो, उसका जो प्रिंसिपल रिकवर होगा, वो करीब 29,000 करोड़ है। तो नॉन डेट रिसीट ये सब जमा करो, 4729 जो भी 79,000 करोड़। तो कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में इनकमिंग तो हो गया, ये सब मिला के करीब 16 लाख करोड़ आ रहा है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? खर्चे, कि जैसे नए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट, मशीनरी, व्हीकल, सड़क बनानी, ये सब का खर्चा है। वो सब आउटगोइंग है 11 लाख करोड़। और क्या-क्या आएगा? भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन में पैसा दिया प्रिंसिपल, या अफ्रीका को, नेपाल, भूटान को दिया, वो सब लोन की रकम जो बाहर गई, आउटगोइंग।
भारत सरकार ने बासेल नॉर्म्स कंप्लाई करने के लिए ये एसबीआई वगैरह के जो एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे। या कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके भी भारत सरकार शेयर्स खरीदती है। तो वो सब पैसा बाहर गया, पर ये शेयर्स के मामला कैपिटल है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब यूनियन खुद के लोन का प्रिंसिपल चुका है, देखिए लोन के 2 कंपोनेंट है, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट चुका है वो सब क्या है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, करीब 12 लाख करोड़ उधर जा रहा है। और प्रिंसिपल चुका है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो भी पैसा जा रहा है फिर से। वो सब हैंड आउट सुकून से आप देखें, तो ये हुआ कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्या है एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है। इसमें कोरोना में सरकार एक योजना लेके आई कि देखिए यूनियन स्टेट को लोन देगा, वो सब क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आउटगोइंग जा रहा है, उसमें लेके आया स्टेट कैपेक्स लोन स्कीम। वैसा स्टेट्स को बोला देखो तुमको 50 साल का लोन देंगे, इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है। लेकिन शर्त है ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ मशीनरी, बिल्डिंग, हाईवे, हॉस्पिटल ऐसा तुम करो, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो ऐसे स्टेट कैपेक्स लोन देंगे। 2020 से चालू किया, हर साल देते हैं। 2025 में भी करीब 1.5 लाख करोड़ देने की बात है। अब ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे 50 साल के लिए, यूनियन स्टेट्स को देगा। इसमें फिर हर साल क्या वो फीचर ऐड करेंगे कि ये लोन तुम्हें चाहिए तो तुम ये करो वो करो। तो जैसे 2023 में बोला, तुम हर एक स्टेट ने अपने जो भी कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर एक यूनिटी मॉल खोलना होगा। बच्चों की लाइब्रेरी खोलो, पुलिस वालों के लिए मकान बनाओ, पुराने सरकारी व्हीकल कबाड़ी में बेच के नया लो, वगैरह वगैरह। तो ऐसा सब के लिए लोन दिया जाता है। अब एक बात है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए हम 2024 के बजट का डेटा दें, क्योंकि ये थियरी है तो कोई भी एक डेटा से समझ सकते हैं। रेवेन्यू बजट आप याद करो, और उसमें एक्सपेंडिचर में क्या होगा, लोन का ब्याज चुकाना है, सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देना है, फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स जो नीचे जाएंगे। और फाइनेंस कमीशन का कोई ग्रांट हो, मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वो सब क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और उसकी मदद से मान लो स्टेट कोई बुलडोजर, क्रेन कुछ खरीदे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि ऐसा मशीनरी या एसेट खरीदी, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो रेवेन्यू साइड में लिखा जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब टॉपिक ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि देखो कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में एक्सपेंडिचर में हमने सब लिखा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लोन बोन वगैरह, उसके 11 लाख करोड़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन साथ ही साथ ये जो रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट में ग्रांट्स के नाम पे गया, उसमें भी ये 3-4 लाख करोड़ गए, जो उससे भी तो सब ये सब हाईवे, हॉस्पिटल, बुलडोजर कुछ होना है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उसे भी ऐड करो, इसे भी ऐड करो, तो स्वाभाविक है नंबर थोड़ा मोटा दिखेगा कि 11 का 15 लाख करोड़ हो जाए। तो गवर्नमेंट उसे कहेगी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया में? जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बजट स्पीच देनी है फाइनेंस मिनिस्टर को, उसमें दिखाना है पिछले सालों के मुकाबले ये इतना बेहतर है, कांग्रेस सरकार में इतना कम था वगैरह। सो दे कम अप विद ऑल दिस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। हमें एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू साइड के अंदर फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स में से जो कैपिटल एसेट्स बनती है उसको ऐड करो, तो आपको प्रभावी पूंजीगत खर्च मिलता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रश्न इतना सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईवे, हॉस्पिटल बनाने से क्या फायदा है? फायदा तो है। मान लो सरकार ने एक टनल बना दी, एक हाईवे बना दिया 100 रुपए में, उसके चलते नॉर्थ ईस्ट के अंदर टूरिज्म ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। तो वहां पर टैक्सी, होटल, होटल बेड्स, उसके अंदर कर्टेन्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजा आ जाए। उसके चलते स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक, टेक्सटाइल ये सबको फायदा हो। तो ये सब क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट है। इस कारण से कैपिटल एक्सपेंडिचर खराब नहीं माना जाता। इसके वास्ते उधारी में पैसा लेना पड़े, इफ गवर्नमेंट हैज टू बोरो मनी, उसे भी खराब नहीं माना जाता। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाईवे, हॉस्पिटल, मशीनरी, ये सब हम समझते हैं। तो स्वाभाविक है 2 जात का होगा। कुछ है टेंजिबल, जिसको टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल। कुछ है इंटेंजिबल, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइटेड म्यूजिक है, उसमें से भी पैसों की कमाई होती है, तो ये भी कैपिटल साइड में होगा।
एक कंपनी के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? वो आपके हैंडआउट में दिए सुकून से देख लेना, याद कर लेना। कुछ बार क्या वो सब मिक्स करके एमसीक्यू बनाते हैं। इसके बाद का जो पढ़ना है, वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो डेफिसिट की फॉर्मूला समझे वो पूरा जब चलेगा आधे पौने घंटे का काम है। इसको फ्रेश माइंड से हम लोग कल पढ़ेंगे। संडे भी क्लास है, मंडे भी क्लास है। तो हैंडआउट तो यही है, बट इट विल कंटिन्यू। जाने से पहले क्यूआईक्यू करके जाते हैं। ओके, ट्राई दिस वन। 2022 के अंदर पूछा गया। पहले मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए। हाँ, तो आपको इसमें क्या लगता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब क्या है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। संभवी, मोहित, आर्यन, दमन, आंचल, शीतल, आलोक, अमित, प्रशांत, साई, शिवानी, प्रीति, अभिराज, मनीषा, मोनिशा, सिद्धार्थ, गंगा, लवप्रीत, दिव्या, प्रदीप, विभू, आरती, आशुतोष, राजीव, भावना, रवि, डॉक्टर मोहित, सत्या, तनु, वीरेंद्र, शुभम, हितेश कुमार, दिव्या, राजेश, कल्याणी, प्रभात, ममता, रोहन सिंह, CR7, छवि, तान्या, अमर, विवेक, आशुतोष, सौम्या, मानसी, नवनीत एंड others करेक्ट आंसर्स। एक ये क्या बोल रहा है कि नेदरलैंड में बैठी वोडाफोन कंपनी ने हांगकांग की एक कंपनी से केमन आइलैंड की कंपनी खरीदी और इस बेगानी शादी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया दीवाना बन के कि हमको कैपिटल गेन टैक्स दो। वो क्यों मांग रहा था? क्योंकि ये जो केमन आइलैंड की कंपनी है उसके हाथ में इंडिया की हज कंपनी के शेयर से वोडाफोन ने लिया, इसलिए था क्योंकि हज को खरीद के उसको मोबाइल नेटवर्क भारत में बनाना था। और सीधा खरीदा तो कैपिटल गेन टैक्स का केस बनता, इसलिए इनडायरेक्ट ट्रांसफर किया था। तो पूरी जो चीज है उसको वो एक लाइन में पूछ रहा है, तो जवाब क्या है? फॉरेन कंपनी जैसे हांगकांग की वो कंपनी ट्रांसफर्स द शेयर्स टू वोडाफोन नेदरलैंड की कंपनी एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। कौन सी हज वाली? तो दैट इज द आंसर। तो जो ये 3 पीवाईक्यू और भी हैं हैंडआउट में जो बुधवार मंगल बुध की टेस्ट में होंगे, हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है जो ब्लैक मनी वाली चीजें हैं उसके अंदर एक-एक लाइन में यूजुअली सवाल आते हैं। और ये बहुत पुराने सवाल नहीं है, 2022 में पूछा है। उसके पिछले वाला जो था कौन सा ब्लैक मनी क्यों खराब चीज़ है, 2021 में पूछा वगैरह-वगैरह। तो जब भी न्यूज़ में कुछ आए 1-2 लाइन में हमें समझ ले लेनी है, उससे ज़्यादा लोड लेना नहीं है। ऑफ कोर्स हर साल भी सवाल नहीं आते। अब 2021 में पूछा, फिर 22 में पूछा, 23 में कुछ नहीं दिखे, तो देन व्हाट? स्टिल इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट, वी शुड इन्वेस्ट टाइम इन इट। बस आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलेंगे और उसके पीवाईक्यू देखेंगे। डेफिसिट के प्रकार, फिजिकल डेफिसिट, डेविड रिकार्डो की थियरी, बहुत सारी चीज़ पढ़नी है। नोट पेन लेके आना, ज़रूरत पड़ेगी। कल रात मिलते हैं। और देखिए मंडे को भी क्लास है, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन मुझे टेस्ट करनी पड़े शायद। एक तो ये फाइनेंस कमीशन ब्लैक मनी वाला हैंडआउट, उसके बाद ये डेफिसिट वाला हैंडआउट, क्योंकि गुरुवार से तो वापस क्लास चालू हो जाएँगी। अब ये हैंडआउट भी निपटाते रहना फाइनेंस कमीशन ब्लैक मनी वाला, क्योंकि प्रोबेबली ट्यूसडे को उसका टेस्ट आ जाए। यार मेरे ख्याल से सोमवार को भी ईद की रजा है, तो यू हैव टाइम। बैकलॉग कंप्लीट करिए, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।